आज कितनी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ के कर रही हैं सर ये प्रोग्राम? Just a minute, sir. I'm unmuting Akshat ji. Akshat, please. We have four organizations. One is National Association of Tax Professionals. Second is the Gujarat Sales Tax Bar Association. Third, the Bar Association, and fourth is Tax Advocate Association of Gujarat. And ये National Action Committee of GSTPs. Yes, sir. This organization is what? Sir, I think Akshat Bhai is not it. Sir, Akshat Bhai is not in our chat room right now due to some technical issues. Sir, NSC is founded by Akshat Bhai Vyas and Nigam Bhai Shah. Sir, they both have worked so hard to get all the tax professionals together all around India. And we have got representation in almost all the districts of India. And it would be shortly converted into a National Association of Tax Professionals, that is NATP. Okay. So I think, sir, today, right, at least 20-22 states would be joining with us to listen to you. आओ भाग्य होंगे सर हमारे, आज तो बड़ा सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा. So it would be a pleasure for our association too कि आपके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा. मुझे काफी वाइब्रेंट लग रही है एसोसिएशन. सर, इट इज वेरी वाइब्रेंट. और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन हम लेकर आगे बढ़ते. किसी के क्वेश्चन छूट जाए सब रेयरली होता है. We give proper time. Okay. तो सर आप जितने वाइब्रेंट हो, वी आर वेरी श्योर कि आप भी इतने अच्छे से क्वेश्चन को डील करोगे, क्योंकि हमें लगता है कि लोग अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेने के लिए यहाँ जुड़ते हैं ज्यादातर. Yes. So we are we must answer it to the best of our abilities. Exactly, sir. We are sure that it would be a very nice interaction. Sir, as per the system, there is only 5 minutes to go before we start our live, the lecture. Sir, what I would request, we would try, if possible, sir, we can try to finish it by 1 hour, and then we would give adequate time to the questions. We would try to do that no questions may be please left unreplied. Right. Yes, sir. And sir, you want me to do it in English or Hindi? Sir, Hindi हो तो अच्छा है, सबको पसंद आएगी. You can use. इतने सारे स्टेट्स में साउथ वाले लोगों को, भाइयों को, हमारे बहनों को तो हिंदी शायद उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा. कंसल साहब आपका. So that's why please use English, combination of both. Okay, I make very good blend of both. Yeah, अच्छा, आपको मैं कॉकटेल आज दूंगा. Don't worry. Sorry sir, मैं निकल गया था बीच में से. नहीं, कॉकटेल की बात सुन के आप वापस आए हो अक्षत भाई? सर मैं तो गुजरात से हूँ. मैं यहाँ पे हाँ, इसलिए तो गुजरात से हो, तो आपने कहा ये कॉकटेल की बात क्या चल रही है, जरा सुनता हूँ जरा, ये क्या बातें कर रहे हैं? सर कॉकटेल यहाँ पे यानी मौसमी और नारंगी. हाँ, तो चलो मौसमी और नारंगी आज बढ़िया से बनाते हैं हम. संजय जी कह रहे हैं अनम्यूट करने के लिए शायद. संजय जी कैसे हैं? आपका खुद का म्यूट हो गया. ये संजय जी आप सुन पा रहे हो? सर, संजय अरोरा जी का जो नाम है वो संजय साइफोन ही है ना? हाँ, यही है. संजय साइफोन ही है. संजय जी अनम्यूटेड है. आज वही है. आज वही. वो उन्होंने खुद को म्यूट कर रखा होगा ना, वहां से भी अनम्यूट करना पड़ेगा उनको. नहीं सर, उनका भी अनम्यूटेड है, शायद कुछ ऑडियो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि उनका ऑडियो अनम्यूटेड ही दिखा रहा है. अच्छा सर, सभी अपने ब्रदर्स से हम रिक्वेस्ट कर लें, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, की वो वीडियो और अपना ये दोनों चीज ऑफ कर दें. वीडियो एंड ऑडियो म्यूट पे डाल दें और वीडियो ऑफ कर दें, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा तो वीडियो बीच में ऑन रहेगा तो जैसे आवाज आती है दिक्कत हो जाती है फिर. तो 1 आवर के सेशन के बाद हम सब ऑन कर लेंगे बेशक. भावेश भाई. यस सर. इफ यू कैन रिक्वेस्ट. या
जैसे सर ने Everyone. रिक्वेस्ट किया, यस सर, मोस्ट ऑफ देम वुड गो इनटू द वीडियो ऑडियो साइलेंट सर, बट होगा क्या कि जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे नए मेंबर्स जो आएंगे उन्हें पता नहीं होगा सर, बट वी वुड ट्राई कि हो सके उतना वीडियोस बंद रहे और आपका शेयरिंग होगा सब, तब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा सर, प्लीज कोई चिंता मत कीजिए। चैट पे डालते रहना बीच बीच में, वीडियो डन डन ऑडियो बोथ डन बी सर, पुट ऑन ऑफ मोड। ओके सर। सर प्लीज शेयर करने के लिए ट्राई कीजिए ना, हो रहा है ना वहां पर? यस सर, मैं एवरीडे ये सिर्फ मेरे यहाँ से कोई सेटिंग में गलती नहीं है ना, दैट आई नीड टू कंफर्म। फाइन सर, फाइन, थैंक यू सर। ओके। यस सर। मनीष जी आपका, मनीष भाई जोशी आपका माइक नहीं दिखा रहा है, प्लीज। ओके डन। मनीष भाई सुन पा रहे हैं आप हमें? मनीष भाई जोशी, Yes, yes, यू आर रेडी? Surya bhai. फाइन फाइन फाइन। अक्षत भाई आप जब भी बोलेंगे वी वुड Ready, स्टार्ट। यस सर। Sir, let us wait for few more minutes फाइन सर। because Sanjay Arora ji also trying to join us. यस सर। Kavya bhai, यस सर। with your all permission, for your Kansal ji and Taneja ji, now it is about 5:30. So can I leave, sir? With सर your all धनेजा साहब permission. कैन, I'm sorry. Sir, it is a really a pleasure that you at least initiated this talk. But बीच में आपको जब भी समय मिले 5 मिनट के लिए फिर हेलो कर देना सर एक बार। श्योर सर, मैं मोबाइल में कनेक्ट ही रखता हूँ, ठीक है, मगर प्रैक्टिकली फिजिकली मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं होऊंगा, मेरा वीडियो माइक दोनों ऑफ रहेगा। ठीक है। As and when I get the time, I'll come Yes, back. yes. You know the when I am going, sir. Yes. This is very important. Okay, Yes, sir. that is very important. Okay. Yes, sir. Thank you, Thank you sir. for coming. Thank you for coming, sir. Thank you, sir. सर एक तनेजा साहब, एक ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट आई है कि आपके ट्राइब्यूनल के एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सके। हमारे एक सर रीडर। बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन उस 1 घंटे के बाद करते हैं। फाइन सर। नॉट ओनली ट्रैवल का एक्सपीरियंस, इस लॉकडाउन के पीरियड में खुद को मेंटली एंड फिजिकली कैसे हेल्दी रखना है, इसके बारे में भी मेरे कुछ 2 मिनट के विचार हैं। फाइन पर सर, वो सब बाद में, प्लेजर सर। हम कहीं और डिस्कस कर जाएंगे। फाइन सर। संजय जी आप सुन पा रहे हैं हमें? संजय अरोरा जी? अच्छा, एक रिक्वेस्ट हम सभी पार्टिसिपेंट्स को और करें, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एवरीबॉडी शुड पुट हिज और हर नेम। प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ एनएससी आल्सो वी रिक्वेस्ट कि आप सब अपना नाम वहां पे लिख दीजिए। ये आईफोन या अगर आपका स्क्रीन में नाम प्रॉपर ना आ रहा हो तो प्लीज उसे एडिट करके आपका नाम लिख दीजिए वहां पर। सर मैंने अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट ही दिख रहे हो सर। आप वो आईफोन वाले उसी में हो ना सर? सर उनको बोले एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके सर, जस्ट अ मिनट सर। आपका नाम एक ही मिनट सर। सर इसमें नाम आईफोन वाला एक मिनट। हाँ संजय आईफोन, एक ही मिनट सर। सर मेरे में आप अनम्यूट ही बता रहे, आप बोलोगे प्लीज, पता चलेगा शायद। आपकी वीडियो बंद है। हाँ ओके, इसलिए शायद। ओके सर, ओके। संजय जी इज जस्ट जॉइनिंग सर। जी
कंसल साहब आप जब बोलेंगे we would start please. Okay. 1 minute more. At Fine sir. 5:30 we will start. अरोड़ा साहब Let's हेलो start. yes Yes. sir. हाँ भव्य भाई आप सुन पा रहे हैं? Yes sir, सुन पा रहे हैं सर आप. Good evening, Okay, everybody. okay. Welcome to the NAC forum once again at 5:30 p.m. Bhavya Bhai is taking the charge of Nigam Bhai, who is off for a few days, and Akshat Bhai ji is also today is not here at this platform, and I'm playing second fiddle to him. Hope so. We'll be able to conduct the NAC lecture as interesting as it was held previously. Today we are having with us Mr. Ashwini Taneja ji. He is a renowned personality of Haryana and is the ex-member of Income Tax Appellate Tribunal. He is a fellow chartered accountant. So first of all, I request Mr. Sanjay Arora ji to give introduction about Ashwini ji. Sanjay Arora ji. नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संजय अरोड़ा करनाल हरियाणा से। मैं एनएसी का हरियाणा का सेक्रेटरी हूं और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप सभी को आज के स्पीकर श्री अश्विनी तनेजा जी से रूबरू कराऊं। जैसा कि रुपेंद्र कंसल जी ने बताया कि आप एक्स मेंबर हैं ITAT के, उसके अलावा मेरे हिसाब से इस क्षेत्र की कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो हमारे तनेजा साहब के पास ना हो। वो इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं और एक रिनाउंड स्पीकर हैं जिन्होंने पूरे भारत में विभिन्न मंचों पर अपने उद्बोधन दिए हैं और हमारी फ्रेटर्निटी को एजुकेट किया है, एनलाइटन किया है। अश्विनी तनेजा जी फेलो मेंबर हैं ICAI के, फेलो मेंबर हैं कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के, मेंबर है ICWAI के और मेंबर है आर्बिट्रेशन काउंसिल के। इसके अलावा वो लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। इन्होंने अपना कैरियर सन 1995 में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू किया था और 1995 से लेकर 2007 के दौरान एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किया, उन्नत कार्य किया। उसके बाद RRA टैक्स इंडिया के साथ एज एन एडवोकेट ज्वाइन किया और वहां पे लगातार हाई कोर्ट्स में, ITAT में और सुप्रीम कोर्ट में केसेस को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद सन 2015 में आप एज ए मेंबर ट्रिब्यूनल अपॉइंट हुए और मुंबई में आपको पोस्टिंग मिली। आपने इस दौरान में लगभग 2000 ऑर्डर प्रोनाउंस किए, जजमेंट्स दी, जिसमें कि हर क्षेत्र के मुकदमे में आपने जजमेंट दी। आप एक प्रोमिनेंट स्पीकर हैं, आप आर्टिकल राइटर हैं, आपने विभिन्न चैनल्स में इंटरव्यूज दिए हैं और लगातार इस प्रोफेशन में आप सभी को जागरूक करते रहते हैं और लॉ का ज्ञान देते रहते हैं। मैं आज अपने NAC में आपका स्वागत करता हूं और आज आप बेनामी प्रॉपर्टी लॉ पर बोलेंगे। इससे हमारे सभी सदस्यों को एक ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये भविष्य में इस कानून की बहुत महत्ता है और ये कानून आगे सभी प्रोफेशनल के काम आने वाला है। धन्यवाद। मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। Thank you, Sanjay ji. Now I will request Mr. Manish Joshi ji. He is President TAAG Gujarat. I request him to welcome the speaker, sir, and then we'll start with the lecture. Hello everyone. Hello. Yes sir. Hello everyone. Good evening. Welcome to NSC Sri Akshat Bhai Vyas, Nigam Bhai, Bhavya Bhai, GST Bar, Punjab Tax Association, Tax Advocate Association Gujarat. I am warm welcome to every member and especially thanks to today's speaker Sri Ashwini Taneja sir. Welcome to sir. Welcome to sir Taneja sir. I am thanks to all of you. Next start to I am you Bhavya Bhai sir. Thank you very much sir.
Kansal sir, if you permit, let's start the lecture of Taneja sir. Yes, sir. Please, Please, go sir. ahead. Sir, now the floor is yours, please. Thank you. Thank you, Sanjay Arora bhai, for the kind words. And introduce the August gathering. देखो, पहली बात, पहला धन्यवाद तो तारीफ के लिए, क्योंकि तारीफ किसको नहीं अच्छी, हमें भी अच्छी लगती है. But I don't want to remain oblivious to the fact that today I am standing before an August gathering of intellectuals. That too, I am told that from all the corners of the country. Look how the God has been so kind that it has given me the opportunity to address all my brothers and sisters pan India. And I'm really thankful to Akshat Vyas bhai for giving me this privilege, and Bhavya Popat ji for taking up this task of moderating the session of today, and Upender Kansal ji and Manoj Joshi ji, and all the organizers, all other the team members. I may not be able to take the names, but I would definitely be very thankful to National Association of Tax Professionals, the Gujarat Sales Tax Bar Association, Punjab Tax Bar Association, Tax Advocate Association of Gujarat, and my professional brothers and sisters. Very, very warm good evening to all of you. First of all, I am thankful to you that even at this time, when we are passing through tough moments, you are keeping yourself alive. Alive means intellectually alive. क्योंकि जब तक ये intellectual life नहीं रहती ना साहब, बाकी life तो vegetative state है, बाकी तो animals भी जीते हैं. और ये इंटेलेक्चुअल लाइफ हम ह्यूमंस के लिए कांस्टेंट वे ऑफ लर्निंग जो है ना, यही एक तरीका हमें इंटेलेक्चुअली अलाइव रखने का. अभी पोपट साहब कह रहे थे कि छोटा मोटा डिस्कशन भी हम एकेडमिक के अलावा कर सकते हैं, तो मैंने कहा बहुत कुछ है डिस्कस करने को, हम पहले टॉपिक पे ध्यान देंगे, फिर मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डिस्कस, डेफिनेटली वी विल डिस्कस. फॉर एग्जांपल आई वाज ऐसे ही अब आजकल कुछ एक दो लाइनें लिखने का मन करता है क्योंकि समय मिला है, तो अभी पीछे एक दो लाइन निकली बैठे बैठे, तो मैंने उसको कुछ वर्ड्स दे दिए. लाइन कुछ ऐसे थी कि नॉलेज हैज कम एंड विजडम हैज गॉन. अगर आज के टाइम में आप देखो, देयर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड. वी हैव इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड व्हिच इज इंक्रीजिंग आवर नॉलेज, बट every ounce of knowledge which should increase, suppose we get 1 kilo more knowledge and proportionately we should get some more wisdom. बट जितना नॉलेज बढ़ रही है प्रोपोर्शनेटली उतना विजडम बढ़ती नहीं है. विजडम रेजेस क्वेश्चंस, नॉलेज रेजेस क्वेश्चंस एंड विजडम प्रोवाइड्स गाइडेंस. तो इसलिए आज क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा हैं, आंसर्स उसके कम है, क्योंकि विजडम नहीं है. नॉलेज सिर्फ क्वेश्चन दे रही है, आंसर तो हमें विजडम से मिलेंगे. तो किसी ने पूछा साहब आप इस समय को कैसे गुजारे हैं, कैसे हमें लगे कि हम सही समय गुजार रहे हैं नहीं गुजार रहे. तो मैंने कहा देखो दो ही तरीके हैं, सिर्फ दो टेस्ट अपने पूरे कर लीजिए. पहला कि क्या आपको नींद उतनी आ रही है जितनी आपको ऑप्टिमली आनी चाहिए, या उसमें कुछ बढ़ती या कमती हुई है. इस टेस्ट पे अगर खरा उतर गया तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया. दूसरा, प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन, क्या वो ठीक हो रही है? क्या आपका स्टमक 3 मिनट में आप इवैक्यूएट कर पा रहे हैं? इफ यस, देन इट इज ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ. इफ नो, then you have to think what is going on wrong. And third very important thing is generation. क्या आप उतनी थॉट जनरेट कर रहे हैं जितनी आपको चाहिए आपको ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग अलाइव रखने के लिए, या उसमें रॉटनिंग शुरू हो गई है? जैसे स्टमक जब अपसेट होता है तो रॉटनिंग शुरू हो जाती है, वैसी रॉटनिंग यहां भी होती है. क्या रॉटनिंग तो नहीं शुरू हो गई? वो कैसे आप टेस्ट करेंगे? अगर 95% थॉट्स आपकी एवरीडे सिमिलर हैं, सेम है, देन फ्रेंड्स there is no evacuation of thoughts. Thoughts में भी evacuation और generation चाहिए. जब तक evacuation नहीं होती पुरानी thoughts की, तब तक generation नहीं होती. और generation का सबसे बढ़िया तरीका यही है, which helps in evacuation also, कि आप रोज कुछ नया learn करें. और उसके लिए मैं बधाई देता हूं आप सबको कि आप सबने समय निकाला, आप सब ऑर्गेनाइजेशंस को, कि आप जनरेशन में जो प्रोसेस जो हेल्प कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, which will really keep us alive. ऐसा आइडियाज आते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हम क्यों ये पढ़ाई करें, मालूम नहीं बिजनेस किस तरफ सेट होने वाला है. भूल जाइए उन चीजों को. बिलीव मी, जो होगा वो उसके हाथ में है, वो करेगा. मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने आप को अलाइव रख सकता हूं ऑन ऑल दी 3 fronts. लेट अस डू दैट. सो विद दैट
not taking much time on that. So Benami law. What is this word Benami? And where from this word has come? Whether this word is from Hindi or Urdu or English or from where, which language? So this is the first question that strikes us. कि ये शब्द आया कहां से? So the answer to this is this word is neither from English nor from Hindi nor from Sanskrit. It is from Persian language actually. Yes, that means this word cropped up or it came in vogue in our country when Persian language was in vogue in our country. And Persian language was in vogue in our country when Mughal rule was there. And Mughal rule was there in our country around 300 years back. So that means the Benami transactions were happening at that time, even at that time. Not only that, friends, if I will share with you, I will be able to tell you that even at the time of British rule, Benami transactions were happening. Not only Benami transactions were happening, Benami transactions were allowed, officially allowed, legally allowed by the British rulers. Because of the customary practices, indeed, Britishers allowed this because Britishers did not intervene in our customary practices so that it was not detrimental to their strategic movements. If you don't believe, okay, let me show you this. I hope my slides are visible to everyone. Yes, I sir. believe it so. Okay. Yes. So Indian Trust Act 1882. Now kindly see. What does it say? It says where property is section 82 of Indian Trust Act 1882, enacted in 1882, where property is transferred to one person for consideration paid or provided by another person, and it appears that such person did not intend to pay or provide such consideration for the benefit of the transferee must hold the property for the benefit of the person paying or providing the consideration. Similarly, we have section 81 and similarly we have section 94. You may read it at leisure. I will share the PPT with Bhaveji. So these three sections are saying only one thing, that in case a person is transferring their property but without there being any intention to transfer the full ownership rights and beneficial rights embedded therein, then the law will protect the intention of that transfer and will protect the rights in such a manner that he will remain the real owner. Another person will remain only the owner to the extent that transfer is done. Meaning thereby, in a way, a person can do Benami transaction, keep the property in some other name. Then not only that, section 66 of Civil Procedure Code also allowed similar kind of benefits. Then our own Indian Income Tax Act, that is 1961 Act, not even 22 Act, allowed the similar thing, because when it read that a person subject to giving information to the commissioner or jurisdictional chief commissioner can do Benami transaction, meaning thereby he can buy the property Benami, keep the property Benami. The only embargo upon him is that he has to give information to the commissioner or jurisdictional chief commissioner. In case he does not give information, then also no problem. The only limited problem would be that his right to recover the property by way of legal suit will come to an end. That's it. No attachment, no punishment, no prosecution, no fine. Then what happened to all these laws? Yes. Whether they still exist, still endorsement is there from the government, or now there is some change. Actually, origin of this lies way back in 1969, when for the first time our standing committee of the Parliament on Finance, Taxation Law Amendment Committee, received reports from various parts of the country that there were Benami transactions which were happening in the country and because of which some trouble was felt in the economy. So an assignment was given to the Law Commission of India, and because of this, Law Commission did around 5 years working, and it came back with its first report on Benami transaction in 1974, when Law Commission suggested, yes, Benami transactions are happening in the country and which are creating trouble in the country. And the first reason for Benami transaction is not tax evasion. The first reason was violation of certain civil laws.
Friends, you would remember and recapitulate that somewhere you would have read that post-independence, various states and union territories, Bhabe Bhai is from DU, he would also remember that they adopted certain laws in the country, certain laws which were meant to protect the laws with regard to distribution of land, ownership of land. So there used to be earlier feudal system widely prevalent in the society, wherein there were few landowners and many landless laborers, which are probably gift from our British government, and things happened like that, that few landowners were created. So to eradicate that system, that Jamindari Unmoolan Pratha, usko eradicate karne ke liye various laws were enacted, like ULSRA, Urban Land Ceiling Act, various Land Reforms Act, like Rajasthan Land Reforms Act, Gujarat Land Reforms Act. There is section 11, there is section 42 of Rajasthan Land Reforms Act and section 118 of Himachal Pradesh Tenancy Act. And similarly, Maharashtra also has some act. Every state, even MP had Land Reforms Act. Every state had some act with regard to dealing with the land reforms. And particularly these land reforms suggested that only natives could buy the land over there. And also suggested how to redistribute the land amongst various people. So these laws were being violated by buying land in other names. So therefore, something should be done with regard to these laws. But despite that categorical finding, nothing happened for 14 years, till 1988, when for the first time in the country, Benami law, something related to Benami law was introduced in the name of Benami Transaction Prohibition Ordinance 1988 in May 1988. It was introduced on 19th May 1988, which became act on the very fast track on 5th September 1988, when it got the assent of the president. And this act repealed all those sections which I have read before you, that is section 88, section 94, section 82 of this Indian Trust Act 1882. So with the repealing, what came out was that the endorsement from the legislature ceased to exist. यानी कि अब जो सरकार ने एक प्रथा शुरू की थी कि आप ये बेनामी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो प्रथा सरकार ने खुद ही खत्म की. इसका मतलब ये हुआ कि this act is due to change in the policy framework. That means inherently this was never treated as an offense. ये मैं सब चीजें इसलिए बोल रहा हूं so that हम ये डिसाइड कर सकें कि इसका retrospective operation होगा या prospective होगा. क्योंकि biggest question of the country is whether this law is going to have retrospective operation or prospective operation. There are various other questions which are arising. For example, another question which is arising is कि क्या इसमें intention का कोई scope है? Whether bad intention होगी या good intention होगी, अगर मैंने गलती से बेनामी ट्रांजैक्शन कर गया तो भी लगेगा क्या? इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड होंगी या इमूवेबल ही इंक्लूड होंगी? दोनों होंगी क्या? क्या सिर्फ रूरल लोगों पे लगेगा या अर्बन पे भी लगेगा या दोनों पे लगेगा? सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स पे लगेगा या प्राइवेट सिटीजन्स पे भी लगेगा? छोटे बिजनेस पे लगेगा या बड़े पे भी लगेगा? लिस्टेड कंपनीज पे भी लगेगा क्या? क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? ओके, पास्ट की टाइम लिमिट को छोड़िए, फ्यूचर टाइम लिमिट है क्या? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं. And let's try to find out answers of each of them. So coming back to that 1988, when the act was introduced for the first time in the country, it had only 9 sections. So I'll be reading only few sections so that you can understand the interplay of old law and new law and how it is going to have effect on the new law. So section 1.3 is the commencement section, which is there in every act, whatever we have. For example, under Income Tax Act also, we have commencement section. The only difference here is that under this law, the commencement is bifurcated. Because you see, it is bifurcated into 2 parts. It is kind of truncated. So first part says the provisions of section 3, 5, and 8 shall come into force at once. At once means immediately on notification, that is on 5th September 1988. And the remaining provisions of this act shall be deemed to have come into force on the 19th May 1988. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 19th May 1988 को से बाकी सारे sections लग गए. बाकी सारे कितने हुए? 6 sections, because totally 9 sections were there. Okay, let's proceed a little bit more. And what was the definition of Benami transaction at that time? It meant that Benami transaction means any transaction in which property is transferred to one person for a consideration paid or provided by another person. So friends, you may see that this definition is very, very short definition. But under prohibitory law,
it is not necessary that anything which is short will be sweet also. Rather, it proved to be very disastrous, and it had very, very highly sweeping effect. Kindly see unintended situations is covered, because in this case, even though that situation will be covered where a banker gives loan to a person and its disbursement is made directly to the seller, that will also be covered here as Benami transaction, which was not the intention. And this definition was incomplete, which will be evident from this fact, further fact, that the present definition has been expanded beyond limits and the limits which were provided here. So we'll come to that little later. But section 3 for the time being of the old act, it says no person shall enter into Benami transaction. So in 1988, the law was there that no person shall do Benami transaction, come what may, no reasoning, no ifs and buts. So therefore, whosoever says this is altogether, he must refer old law also. Then it says there is only one exception, in the name of his wife or unmarried daughter. What about poor husband? Friends, I don't know why only for wife, and for or unmarried daughter, not even son, and unmarried only daughter also. So as if after marriage, the daughter remains no more a daughter. I don't know. So except these two exceptions, everything else was Benami, fell in of this section 2. Such a sweeping. Then section 3 says, whoever enters into Benami transaction shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine or with both. So punishment is also there. Definition is also there. Enforcement is also there. Then why this law was probably not active? Because the entire buck stopped in section 5. Section 5 says, all properties held Benami shall be subject to acquisition by such authority in such manner and after following such procedure as may be prescribed. So here the question arises, friends, what authorities? Because no authorities were ever prescribed. No enforcement agency was ever created. No redressal mechanism, a grievance redressal mechanism, I mean, no appellate mechanism, no authorities, no other authorities. So this, you can say this act remained like एक प्राण रहित शेर जिसको आपके दरवाजे के ऊपर बिठा दिया. The moment you came out in 2016, the pran was infused in this lion, and the lion woke up in the form of this new amendment act called as this was renamed as Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988, when the substantially amended sections were infused in this new law, old law, sorry. So 1/11/2016, though. Sir, sorry to interrupt. Sir, थोड़ा सा हिंदी में भी ऐड कर दीजिएगा, please. Okay, sir. Okay, sir. Okay. तो सर इस लॉ को लाया गया आपके सामने 1/11/2016 से. अब सर आप देखिए कि लगता तो ऐसा है कि ये 1/11/2016 को हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर आई, बट इसमें इशू ये रहा इनफैक्ट कि इसका बिल 2014 में प्रेजेंट किया गया था. अच्छा सर, क्या मेरी स्पीड ठीक है? स्लो, ज्यादा फास्ट तो नहीं है? चल जाएगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का मिक्सचर कर दीजिए. ओके. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि फिर 1 आवर की टाइम लिमिट है, 1 घंटे. यस सर, यस सर, यस सर. तो ये बिल बेनामी लॉ का जो अमेंडमेंट वाला बिल है, ये लाया था पुरानी गवर्नमेंट में. इस बिल को रखा गया गवर्नमेंट के सामने कि साहब एक स्टैंडिंग कमेटी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री वीरप्पा मोइली. साहब आप पता करके बताइए कि इस बिल में कुछ खामियां तो नहीं है. तो वीरप्पा मोइली साहब ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिस्कशंस किए एंड 200 पेजेस रिपोर्ट वाज सबमिटेड व्हिच इज ऑन द डोमेन. और इस रिपोर्ट में कहा था कि अगर ये लॉ एज इट इज आ गया तो इट विल बी लॉट ऑफ ह्यू एंड गिव राइज टू लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, डिजास्टर इफेक्ट्स, एंड हाफ ऑफ rural India and urban India may be treated as Benami. You may refer this report. But despite that, except few amendments, this law was presented to us as it is. So that is the force of this law. What was done was, and the other speciality was that the name of the act has been changed from Prohibition of Benami Transaction Act. The word prohibition has been brought out as a prefix, which is giving the intention that, which is clarifying the, conveying the intention of the government
कि इसमें प्रोहिबिशन के ऊपर पूरा थ्रस्ट है। द गवर्नमेंट सेज द व्हाटएवर इज कंटेन्ड देयर इज डीम्ड टू बी प्रोहिबिटेड टोटली, नो इफ्स एंड बट्स। 1988 को ऐसे ही रखा। इसका मतलब द इंटेंशन इज बीइंग कन्वेड दैट इट इज एन ओल्ड एक्ट, नॉट न्यू एक्ट। बट यू नो व्हाट इज द सरप्राइजिंग पार्ट, that earlier act had only 9 sections and new act has 74 sections. So it is like inserting large ship into small boat. So a question was asked to in the floor of the house from our late Shri Arun Jaitley, the then honorable finance minister, and he was very witty in giving the answers, as you all of us know. And he said quite wittingly, yes, you have a strong argument that why old law was not repealed and new law was not brought out. But the government has sound reasoning, and the reasoning is that the government did not have the intention to give immunity to the people who have done Benami transaction in last 28 years. 28 means 2016 minus 1988 when the old act was brought out. तो intention government की भी clear हो गई कि साहब आप ये हम old law लाए हैं. But whatever the maybe the speech of at the floor of the house, हमें ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 1(3) या दूसरी सेक्शंस क्या कहती हैं, जो अमेंडमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं, क्या लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली रीड कर सकते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर हम लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली रीड करेंगे तो बहुत ही डिजास्टर होने वाला है। जब ये नया नया लॉ आया था तो मैं तभी रिजाइन करके 2017 में वापस दिल्ली आया था मुंबई से, मुंबई बेंच को रिजाइन करके, एंड आई जॉइंड बैक माय ओल्ड चार्म एंड माय पैशन, दैट इज दिस माय लीगल प्रोफेशन। तो उस टाइम शाहरुख खान की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, आपको ध्यान हो तो शाहरुख खान की प्रॉपर्टी, नॉट मन्नत बिल्डिंग, अलीबाग वाला बंगलो। तो मेरे से एक सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है इकोनॉमिक टाइम्स के, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बोले सर आप इस लॉ को हाउ वुड यू समराइज दिस लॉ इन ब्रीफ। तो मैंने कहा साहब दिस लॉ it is an unguided missile unwittingly created loaded with nuclear arsenal। और दो चार सवाल किए साहब, हमने जो जवाब देना था दे दिया। अब अगले दिन मैंने देखा कि इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे बॉटम हाफ पे मेरे व्यूज छपे हैं मेरे नाम के साथ एज इट इज। तो सब बड़ा ह्यूमन क्राई हुआ इस बात को लेकर, बड़े सारे फोन्स आए कि साहब ये आप क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, इसको थोड़ा सा माइल्ड करते हैं। मैंने साहब दोबारा लॉ पढ़ा, बेनामी लॉ, और जब दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा यार ये मैंने कुछ कम कहा है, इसमें ज्यादा भी कुछ कहा जा सकता है। अब उस टाइम तो ये बात सबको समझ नहीं आई, लेकिन आज 3 साल बाद जब जिस तरह से अब ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी अटैच हो रहा है, इट हिटिंग द पीपल बिलो द बेल्ट, एंड द वे विद द आई विल रीड विद यू द डेफिनेशंस आर देयर। सो आई विल से देयर आर immediate need of certain amendments to be made so that its unintended harshness could be removed and it could be rationalized in a better manner. So friends, coming back to this, when I said कि इसमें 74 sections amend की गई, यानी कि amendment act आया, जैसे फाइनेंस एक्ट आता है amendment का, और उसमें नई sections आती हैं, कुछ पुरानी sections की amendment आती है, इन दोनों को हम infuse कर देते हैं old act में, और जो पुरानी sections है वो as it is रहती हैं। इसमें भी ऐसे ही किया। तो section 1(3) में कोई change नहीं है। अब सेक्शन 1(3) में कोई चेंज नहीं है तो हम इसको एज इट इज पढ़ते हैं। जब एज इट इज पढ़ते हैं तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। इट सेज प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3, 5 and 8 shall come into force at once. At once means what? At once means now when the amendment was brought out in 1/11/2016, or at once means 5th September 1988 when the original act was notified. What is your opinion? Very strange issue. I know that opinion has to be divided, because whenever I have delivered deliberations in any part of the country, House was never unanimous on this. House was always divided. So here also House is likely to be divided, and the controversy will be more large the moment we read remaining part of it. The remaining part says, and the remaining provisions of this act shall be deemed to have come into force on 19th May 1988. Now remaining means what? Remaining means 9 जो ओरिजिनल सेक्शंस थे, 9 माइनस these 3 sections, और remaining means now 74 sections हैं, तो 74 minus these 3 sections. Again a weird situation, absurd situation. कोई इसमें सिंगल ओपिनियन नहीं आएगी, फिर ओपिनियन डिवाइडेड होगी। तो चलिए मान लेते हैं, यहां हम टाइम वेस्ट करने के बजाय ये मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, if I argue, we argue before the competent court of jurisdiction, the court may say, okay Mr. Taneja,
you have made out a point. Let us read section 1.3 OTOs को न्यू लॉ, उसको हम रिडंडेंट मान लेते हैं न्यू लॉ से रिलेटेड, न्यू लॉ में पढ़ते नहीं है 1.3 को। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 1.3 को हटा भी दें न्यू लॉ से 1 मिनट के लिए, तो भी क्या न्यू लॉ में कोई ऐसी चीज है जो उसको अभी भी रिट्रोस्पेक्टिव बना दे? क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने ये डिसाइड करना है कि रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। New Act has 4 parts. The definition contains in section 2(9) has 4 parts. पहले लॉ बनता था, लोग इसकी सब पंचर करते थे, पंचर लॉ को फिर रिपेयर किया जाता था, रिपेयर को फिर लोग पंचर कर देते थे, और यही चलता रहता था, और फिर रिपेयर होता था। इस बार जिसने बनाया उसको सैल्यूट, इतना शानदार बनाया। उन्होंने सोचा यार अब की बार कुछ ऐसा करते हैं, उन्होंने को विजुलाइज किया, पहले लॉ बनाया, उसका पंचर विजुलाइज किया, उस पंचर को कैसे रिपेयर करेंगे विजुलाइज किया, ऐसे कर करके 10 राउंड किए, और 11th राउंड पे शायद जो बना प्रोडक्ट आया सामने, जो आउटकम आई वो आपके सामने आया, विच इज एविडेंट फ्रॉम दिस फैक्ट कि इसके 4 पार्ट्स में वो लाइफ की सारी सिचुएशंस हैं जो आप एनविसेज कर सकते हैं। कुछ भी होगा बेनामी से रिलेटेड उसमें कवर हो जाएगा। और देखिए बिगिनिंग कितनी स्वीपिंग है। द पार्ट ए सेज ए ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट। तो किसी कोई कहता है साहब मैंने ट्रांजैक्शन तो किया ही नहीं। अच्छा ओके, तो आपने कुछ अरेंजमेंट तो किया है, सो नो सेविंग, आगे बढ़ो, रीड फर्दर। And the part says, now carefully read with me, part A, small part A says, where a property is transferred to, comma. देखिए इसमें comma कितने सारे हैं, where a property is transferred to, comma, held by, comma, a person, comma, and consideration for such property has been provided, comma, or paid by, comma, another person, again, comma. So, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी कि यूएसए में कहीं किसी ने इम्प्रॉपर यूज किया कॉमा का या मिस यूज किया, तो उनके ऊपर $1 मिलियन का फाइन लगा। तो लेजिस्लेचर ने सोचा यार व्हाई बी माइजर ऑन कॉमा, हैव कॉमा आफ्टर कॉमा। और सर ये कॉमा का ही मैजिक है। आई विल शो दैट मैजिक ऑफ कॉमा। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू, अलग कंपार्टमेंट है। हम ये मान के चल रहे हैं कि सेक्शन 1.3 इज रिडंडेंट, राइट, को न्यू लॉ, तो उसको हटा देते हैं। तो फिर ट्रांसफर की डेट कब की होनी चाहिए? पोस्ट 1/11/2016, बिकॉज वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट्स प्रोस्पेक्टिविटी। ओके, मान लेते हैं। और इज हेल्ड बाय, हेल्ड कब होना चाहिए? पोस्ट 1/11/2016, दैट इज ऑन द डे व्हेन नोटिस विल बी इशूड बाय द इनिशिएटिंग ऑफिसर। बट हेल्ड सिंस व्हेन? एनी आंसर टू दैट? यस, हियर वी आर स्टक अगेन। हेल्ड सिंस व्हेन? अब अगेन अपना अपना यहां एक गेस्ट वर्क लगेगा। somebody would say held since 1988, but वो भी कहां लिखा है? Then another person would say कि sir anytime even before 1988, so meaning thereby since time immemorial। आज के दिन में आप होल्ड कर रहे हो तो वो हेल्ड माना जाएगा, प्रॉपर्टी आपने कभी भी ली है। One meaning which is coming out is this also. Let's see how the courts are going to interpret it. So irrespective of when the transaction was done, if the property acquires to be continues to be held even today, there is, friends, really a great problem. So though there are some judicial precedents on this, one Niharika Jain, Rajasthan High Court, and Ganesh Dilkom, Calcutta High Court, they both of them are saying that it is not retrospectivity, but Justice Koshi from Chhattisgarh High Court says it is retrospective. But the matter has reached before Honorable Supreme Court now, and let's see what happens. Ganesh Dilkom's SLP has been admitted, and let's see what happens. And Niharika Jain is probably also in Supreme Court from Honorable Rajasthan High Court. Let's see how Honorable Supreme Court decides it. And let me read for the time being what the other section says, other part says. Where a property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person, and the property is held for the immediate or future benefit, direct or indirect, of a person who has provided the consideration. तो ये जो end word है ना सर, ये end word is conjunctive. It is creative and conjunctive meaning and conjunctive condition. And believe me, this is the only and only medium which is providing an oxygen, which is an oxygen cylinder, which is helping. Everything else is, you know, putting some harsh measures, but this is providing some relief measures. Why? Because it is saying that merely first condition fulfillment is not enough. Second condition is also to be fulfilled. That is, the property is held for the immediate or future benefit, direct or indirect, of the person. So this beneficial test should also be fulfilled.
सो मीनिंग देयर बाय दिस इज एन एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट। अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो नई बेनामी होगी। पुरानी डेफिनेशन में ये बेनिफिट टेस्ट मिसिंग था, तो अब डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। इफ यू रिमेंबर, otherwise you can recapitulate and you can scroll back the slides. So this test is also to be complied with. For example, small example से मैं आपको आपके सामने बात रखने की कोशिश करता हूं कि मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया और बोला, ड्राइवर साहब ये जो प्रॉपर्टी है, मेरी कार है, ये मैं कार आपको देता हूं, आप अपने नाम से रजिस्टर करा लीजिए, अपने फैमिली के लिए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या ये बेनामी होगी? पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, दिस कंडीशन ए, बट बी पूरी नहीं हो रही है। चूंकि बी पूरी नहीं हो रही है तो ये बेनामी नहीं होगी। अब दूसरी वाली बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं फैक्ट्स को। दूसरे सिचुएशन में मैंने कहा कि अच्छा ड्राइवर साहब ऐसे कीजिए, ये जो कार है इसको आप लीजिए, अपने नाम से रजिस्टर कराइए, पर जब जब मुझे जरूरत होगी, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए मैं कहूँ आपको लेके आना होगा। अब बेनिफिट टेस्ट प्रूव होता है बी में, स्मॉल बी में, यस अब प्रूव हो सकता है। तो अब ये बेनामी हो सकती है। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल रखा था जिससे कि मैं फैक्ट सामने रख पाऊं। इसके मैंने जैसा कहा 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने लिया है, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आई एम येट टू टेक पार्ट बी, और यही भी उतने ही डेंजरस पार्ट हैं। नॉर्मली क्लासिकल केस यहां होगा पार्ट ए में, बट नए ये जो एग्जांपल्स आए हैं ये उतने ही हैं। बिफोर आई कम टू पार्ट बी, सी एंड डी, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि ओके मिस्टर तनेजा, यू आर राइट with regard to this retrospectivity there is some issue, but what about prospectivity? यानी कि आज अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं तो कितने टाइम तक फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मुझे बेनामी लॉ ऑफिसर रोप इन कर सकता है कि आज मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो साल 2 साल टाइम लिमिट 6 ईयर्स है, अब ब्लैक मनी एक्ट की वजह से 16 ईयर्स कर दी, तो 1 डिकेड 2 डिकेड मेरी लाइफ टाइम, मेरे बच्चों को भी परेशान कर सकते हैं। तो सर मैंने इस पे बहुत पॉन्डर ओवर किया और लॉजिक ढूंढने की कोशिश की कि क्या कानून बनाया है। और सर बिलीव मी, बहुत सारी चीजों का मुझे लॉजिक जब मैं ढूंढने लगा, व्हेन आई ट्रेवल बैक इनटू द हिस्ट्री, तो मैं ट्रेवल बैक करता गया सर, आई रीच बैक अराउंड 5500 ईयर्स बैक, और तब मुझे एक बहुत बढ़िया लेजिस्लेशन मिला जिसमें हर एक सवाल का जवाब मिलता है, उसका लॉजिक मिलता है। जवाब नहीं मिलता तो जवाब यहां मिलता है, तो लॉजिक वहां मिलता है कि ऐसा क्यों किया। तो सर उन्होंने क्या कहा था उस लेजिस्लेशन में जो 5500 ईयर्स बैक लिखा गया था, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बात कही थी कि समय अनंत है, ना इसका प्रारंभ है ना अंत है, टाइमलेस, इटर्नल, नो बिगिनिंग नो एंड। तो इन्होंने लॉ बनाते टाइम सोचा समय से क्या बांधना, जब रिट्रोस्पेक्टिविटी का कोई टाइम लिमिट नहीं है तो प्रोस्पेक्टिविटी का भी क्या रखे। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा पर ये सच है, प्रोस्पेक्टिविटी का भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्या कोई ऐसा कानून देखा है आपने जिसमें फ्यूचर एक्शन को टाइम लिमिट लेने की भी कोई लिमिट नहीं रखी? इवन क्रिमिनल लॉ में भी टाइम लिमिट्स हैं, पर यहाँ कोई टाइम लिमिट नाम की चिड़िया ही पैदा नहीं की कि क्या समय से बांधना, और जिसकी वजह से पता नहीं क्या डिजास्टर्स रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस बेनामी लॉ के माध्यम से मैं अक्सर कहता हूं कि आप सिर्फ लॉ ही नहीं समझने वाले, लाइफ को हम समझने वाले हैं, जिंदगी को कैसे जीना है वो हम समझने वाले हैं। प्रोफेशनल को टाइम हैज कम व्हेन द प्रोफेशनल आल्सो हैज टू रीअलाइन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये सिखाएगा हमें कि अब मुझे आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पर अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, और अगर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पर नहीं डील करूंगा तो मैं प्रोसिक्यूशन में भी कहां इन्वॉल्व होऊंगा वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एज ए प्रोफेशनल आई एम टॉकिंग अबाउट Part B. Part B says a transaction or arrangement in respect of a property carried out in or made in a fictitious name. तो प्रॉपर्टी अगर फिक्टिशियस नेम से आपने ले ली, देखिए फिक्टिशियस वर्ड आपने कहीं किसी और लेजिस्लेशन में अभी तक नहीं देखा होगा, यहाँ वर्ड फिक्टिशियस आया है पहली बार। तो फिक्टिशियस नेम से आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली तो बेनामी। फिक्टिशियस नाम का क्या मतलब है? यहाँ फिक्टिशियस का मतलब है जैसे आपने किसी पेट के नाम से ले लिया, क्योंकि लॉ के दायरे में फिक्टिशियस है। भाई मेरे रॉकी के नाम से प्रॉपर्टी ले रही, मेरा लवली पेट, लॉ स्टेट ऑफ एसेस बेनामी। आपने डेटी के नाम से, किसी गॉडेस के नाम से, किसी ऐसे नाम से which law does not recognize as a person is fictitious straight away. A transaction arrangement in respect of property where the owner of the property is not aware of or denies the knowledge of ownership. ये बड़ी सिंपल लिखती है क्लॉज, बट सबसे डेंजरस है। इनकम टैक्स की सर्च में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लेडी ऑफ द हाउस बता ही नहीं पाती है
कि वो कहाँ शेयर होल्डर है, कहाँ पार्टनर है, कौन सी ज्वेलरी है, कौन सी नहीं है. सो क्लॉज सी इज अप्लाइड एंड प्रॉपर्टीज आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज बेनामी. अब इसका भी लॉजिक वही है. जब आपने वॉज लिए थे, 7 फेरे काटे थे, तो आपने कहा था सुख दुख के हम साथी. अपनी वाइफ को आपने बताया ही नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके नाम से है और कौन आपने सुख दुख शेयर ही नहीं किया. तो इस कानून के माध्यम से बांधा जा रहा है. Clause D, a transaction or arrangement in respect of property where the person providing the consideration is not traceable or is fictitious. So friends, ये दूसरी बम्बार्डमेंट क्लॉज है कि जहां आपसे कुछ पूछा गया और आपने कहा कि साहब ये कंसिडरेशन पता नहीं किसने दी थी, प्रॉपर्टी मेरी है, बेंगलोर मेरा है, पता नहीं किसने दे दिया, या ये गोल्ड ज्वेलरी मिल रही है, हाँ कंसिडरेशन मैं बता नहीं पा रहा हूं सर, तो सीधा ही वो बेनामी है. Liable for attachment and what not consequences I will discuss with you. So this is where we must know, we must answer. हमें ये B, C, D बड़े ध्यान से रखना है और इसको समझना है. So not only as a professional, in our personal life also, हमारी फैमिली में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं भी कुछ तरह का ट्रांजेक्शन जाने अनजाने में हुआ हो तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका सोल्यूशन सोचना है. एक्सेप्शंस, सिर्फ ये 5 एक्सेप्शन है. अगर किसी का केस इस ABCD में आता है तो वो बेनामी है. हाँ, अगर इन एक्सेप्शन में आ जाएगा तो बच जाएगा, यानी कि उनमें आता है और एक्सेप्शन में बच रहा है, नॉट बेनामी. उनमें आता है, इन एक्सेप्शन में नहीं आता, बेनामी. कोई रीजनिंग का स्कोप नहीं दिया है कि इस रीजन से किया, उस रीजन से किया, गलती से हो गया, जानबूझ के क्या. नो स्कोप, नो स्कोप ऑफ गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन. एक्शन टेकन बैड, इट इज बैड. प्रॉपर्टी हेल्ड बाय कर्ता, वो कहा था ना, कर्म हो गया एक बार, अच्छे मन से बुरे मन से इफेक्ट सजा का हो सकता है, लेकिन कर्म भुगतना तो पड़ेगा. प्रॉपर्टी हेल्ड बाय कर्ता or member of HUF for his benefit or the benefit of other members in the family. Straight away simple, nothing more to be added by me. Property held by person standing in fiduciary capacity for the benefit of another person and including trustee, executor, partner, director, etc. फिडुशियरी कैपेसिटी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे. बेनामी लॉ में अभी क्वेश्चन ज्यादा है, आंसर कम है. फिडुशियरी कैपेसिटी पे ही एक लेक्चर अपना अलग बनता है. मैं एक सेशन और रखता हूं जिसमें मैं इस पे बोलता हूं कॉम्प्लेक्स इश्यूज अराइजिंग अंडर बेनामी लॉ. वो जब हम फंडामेंटल स्टडी कर लेंगे तो हो सकता है हमें जरूरत पड़े तो हम उसको टेकअप करेंगे. देन प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ स्पाउस और इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड. सर इसमें बेनामी लॉ में एक बड़ी खासियत और है कि इसमें ना अलग अलग तरह की टेंशन आ रही है. किसी को टेंशन ये आ रही है कि यार मेरी बेनामी प्रॉपर्टी ना पकड़ी जाए, किसी को कुछ और ही टेंशन आ रही है, उसको लग रहा है यार मेरा बेनामी रिश्ता ना डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि बेनामी रिश्ता डिटेक्ट हो गया तो बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी. किसी को लग रहा है बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई तो बेनामी रिश्ता पकड़ा जाएगा. तो जैसी टेंशन आ रही है वैसे भाव आ रहे हैं, जैसे भाव आते हैं ना वैसे मेरे सामने प्रश्न पूछे जाते हैं. एक सभा में एक ने बड़े प्यार से नौकुश लिए क्वेश्चन पूछा कि तूने यार साहब absolutely right, property held in the name of spouse is exempt, but question arises, sir, who's spouse? मैंने कहा यार who's spouse? आप हंस सकते हैं, बड़े दिन हो गए हंसे हुए हमें लॉकडाउन में, तो बड़ा बोरिंग लॉ है ना सर, उसको थोड़ा सा खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो सर क्या है कि मैं वापस लॉ स्टडी किया, उसमें देखा यार उसमें लिखा हुआ है हिज और हर स्पाउस. तो मैंने कहा यार, मैंने ये लॉ ना, मैंने वापस बोला उनको कि जनाब ये स्लाइड मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाई थी, वहां साफ साफ लिखा हुआ है हिज और हर स्पाउस, सो डोंट गेट एक्साइटेड. अभी ये खत्म ही हुआ था सेशन, दूसरे में हो गया कि सर ये नेम ऑफ एनी चाइल्ड का क्या मतलब है सर? एनी चाइल्ड मींस व्हाट? नहीं वो सब चीजें नहीं जो आप सोच रहे हो. एनी चाइल्ड मींस चाइल्ड अप टू व्हाट एज, मेजर और माइनर. मेजर भी इंक्लूड होगा क्या? तो सर मेरा कहना यह है कि मेजर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट नीचे आ गया और मेरे पेरेंट्स तो आज भी मुझे चाइल्ड ही बोलेंगे, सभी के ऐसा बोलेंगे, तो शायद चाइल्ड मींस चाइल्ड ऑफ एनी एज. देन क्लोज नंबर 4 सेज प्रॉपर्टी हेल्ड एज जॉइंट ओनर इन द नेम ऑफ ब्रदर सिस्टर, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट. ब्रदर सिस्टर तो आप समझ गए, लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट में आपके मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स एंड आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए, तो उनके नाम से प्रॉपर्टी लोगे तो वो भी एग्जेम्प्ट है या बेनामी है. अगर आपने उनके नाम से ले ली तो बेनामी है, ध्यान रखना. तो फिर एग्जेम्पशन का क्या होगा? एग्जेम्पशन में लिखा है जॉइंट ओनर. अगर आपने अपनी मदर के नाम से या फादर के नाम से या सिस्टर के नाम से फॉर इमोशनल रीजंस कोई प्रॉपर्टी ले ली, वो बेनामी हो जाएगी अगर आपने अपने आप को जॉइंट ओनर नहीं बनाया. दिस इज बिकॉज ऑफ द कंडक्ट रूल्स अंडर CCS एप्लीकेबल अपॉन द पब्लिक सर्वेंट्स, इसलिए ये क्लॉज रखा है.
तो ध्यान रखिएगा, ये गलतियां जाने अनजाने में हम में से बहुत ने की होंगी कि हमने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन जॉइंट ओनरशिप नहीं बनाया। तो आप पूछ सकते हैं सर क्या मदर को मैं गिफ्ट नहीं दे सकता? बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। बट हमारे सामने समस्या क्या है कि सर जो हम करते हैं ना, जो दिखाते हैं वो करते नहीं है। जब जनाब आप गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट दीजिए ना मदर को, फिर अपने आप को क्यों दिखाते हैं ऑनर? इसी वजह से तो इनकम टैक्स में वो डिसअलाउंसेस हो जाती है और फिर बेनामी में अटैचमेंट हो जाती है उसकी। दो ब्रदर्स के साथ ऐसा ही वो ऑनर प्रॉपर्टी मिलके ली कि दोनों, एक बड़े भाई ऊपर रहेंगे, छोटे भाई नीचे वाली फ्लोर पे रहेंगे, और वो रजिस्ट्री एक के नाम से करा ली, और इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में वो हाउस टैक्स की रिबेट के लिए रजिस्ट्री दी उन्होंने कहा ये तो बड़े भाई के नाम से है। हाँ साहब, बड़े भाई के नाम से है, और मैं रहता हूँ, पैसे देखो मैंने दिए 5 करोड़ रुपए अपने शेयर के, बाकी बड़े भाई ने दिए 5 करोड़ रुपए। ओहो, ये तो बेनामी है, तो फर्स्ट फ्लोर ही अटैच कर दी। इट्स अ लाइव केस, रियल केस, so just be careful on this. Then fifth is possession in the name of possession of any property taken or returned in the part performance through a contract referred to in section 53A or the transfer of property act. So friends, ये power of attorney cases को protect करने के लिए है, but सभी पावर अटॉर्नी केसेस प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है कि पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और स्टैंप ड्यूटी पेड होनी चाहिए। जिसमें ये होगी वो प्रोटेक्ट होगी, बाकी नहीं होगी। तो ये तो शायद कुछ परसेंटेज केसेस में ही कंप्लाई होगी। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस जोन वी मे फॉल इनटू। फिड्यूशियरी कवर करने हैं। फिड्यूशियरी कैपेसिटी में वो सब चीजें आ जाएंगी जो यहाँ डिफाइंड है या अदरवाइज फिड्यूशियरी कैपेसिटी है लेकिन यहाँ डिफाइंड नहीं है, जैसे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप। तो नॉमिनी शेयर होल्डर जो होता है होल्डिंग कंपनी का, वो एक शेयर होल्डर कंपनी के बिहाफ पे करता है। बेनामी प्रॉपर्टी, इट मींस एनी प्रॉपर्टी which is the subject matter of benami transaction and also includes the proceeds from such property। तो प्रोसीड्स भी साथ साथ जुड़ेगी, यानी कि अगर आपने बेनामी प्रॉपर्टी से गेट रिड ऑफ कर भी लिया, छुटकारा पा भी लिया, तो छुटकारा होगा नहीं क्योंकि कर्म आपके साथ साथ चलते जाएंगे। वो प्रोसीड्स को भी अटैच कर सकते हैं और अदर कॉन्सिक्वेंसेज में ऑल्सो फॉलो। एंड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखिए कितनी शानदार है, वाइडेस्ट एंड वाइल्डेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑन अर्थ। Assets of any kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, corporeal or incorporeal, includes any rights or interest or legal documents or instruments evidencing title to or interest in the property, and where the property is capable of conversion into some other form than the property in the converted form, and also includes the proceeds from the property। देखिए proceeds आ गई दोबारा और converted form भी आ गई। Converted form means physical conversion, like raw material का finished goods बन गया, gold, biscuits और bricks की ज्वेलरी बन गई, डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के शेयर बन गए, तो वो भी कन्वर्टेड फॉर्म में भी रहेगा। और देखिए मूवेबल, इमूवेबल सब तरह की प्रॉपर्टी, आप कोई भी सोचिए चीज आ गई, फिक्स्ड एफडीआर भी आ गई। लोग कहते हैं सब एफडीआर कैसे आएंगी, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आ जाएंगी। ज्वेलरी भी आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, आईपीआर भी आ जाएगा। बेनामीदार, अब सब बेनामीदार की डेफिनेशन बहुत प्यारी लगती है मुझे। इट मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन हुज केस में बी इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर और हेल्ड, एंड द इंक्लूड्स ए नेम includes a person who lends his name। तो देखिए साहब क्या शानदार डेफिनेशन दी है। A person or a fictitious person, as the case may be, in whose name the benami property is held, समझ में आ गया। And includes a person who lends his name, यानी कि किसी ने गलती से ये कहा कि सर मैंने ना ये बैंक अकाउंट जो मेरे नाम से है, मैंने सिर्फ नाम दिया था, वो चेयरमैन साहब है ना वही यूज कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है सर, मैंने सिर्फ नाम दिया था। द मोमेंट फ्रेंड्स किसी ने ये कहा कि उसने सिर्फ नाम दिया था, तो वो तो एडमिटेड बेनामीदार है, उसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। और बेनामीदार का ट्रीटमेंट क्या शानदार होने वाला है इस लॉ में, वी विल डिस्कस वेरी शॉर्ट। It means a person whether his identity is known or not, for whose benefit the benami property is held by a बेनामीदार। साहब मैंने ये थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि बेनामीदार में कहते हैं पर्सन और फिक्टिशियस पर्सन। यार फिक्टिशियस का क्या मतलब है यहाँ पर, फिक्टिशियस वर्ड कहाँ से आ गया, और ये जब फिक्टिशियस है तो उसको पकड़ेंगे कहाँ से, कैसे बेनामीदार बनाएंगे, और ये बेनामीदार जिसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता उसको कहां से ढूंढ के बेनिफिशियल ओनर बनाएंगे। मैंने इसका भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, सर आंसर मुझे लॉजिक वही मिला। क्या कहा था उन्होंने, ये देखिए शरीर जो है ना वो नश्वर है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, आता है, जाता है। ये जो आत्मा है ना यही अमर है, बस यही इटर्नल है। तो तू आत्मा को, सोल, इसी को पहचान, इसी को ढूंढ और इसी को पकड़ और इसी को प्रोसिक्यूट कर दे। सो आइडेंटिफाई द सोल, कैच होल्ड ऑफ इट एंड प्रोसिक्यूट।
to be on the lighter side. Initiating officer. Who is initiating officer? तो फ्रेंड्स ये जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है ना, जो इसका नाम लिखा है इनिशिएटिंग ऑफिसर, पर्सोनिफाइज इट्स नेम्स। यहीं से हमारी एसोसिएशन भी शुरू होती है, क्योंकि हम जब टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो इस डेजिग्नेशन के ऑफिसर से मिलते हैं, ACIT DCIT। तो इनिशिएटिंग ऑफिसर मींस ए पर्सन who sets the ball rolling, who has the job of enforcement, who initiates the proceeding under Benami law of the rank of ACIT DCIT। Approving authority, additional commissioner, joint commissioner, इसका रोल वैसा है जैसे अप्रूवल का रोल होता है अंडर सेक्शन 151 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कि सैंक्शन ग्रांट करता है उसके एक्शन को, एनफोर्समेंट ऑफिसर के एक्शन को। देन एडजुडिंग अथॉरिटी, यस दिस अथॉरिटी वी मस्ट नो, ये अथॉरिटी क्या हुई। अब जब इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर देता है अटैचमेंट का और बाकी सब चीजों का, तो एडजुडिंग अथॉरिटी के पास मामला चला जाता है। सिर्फ एनफोर्समेंट का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है, लेकिन उससे ऊपर का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया है। वो काम जैसे नाइट एक चाल चलता है चेस में, ऊपर और फिर दाएं, तो फिर दाएं मुड़ गया एडजुडिंग अथॉरिटी। एडजुडिंग अथॉरिटी का रोल दिया गया है, जुरिसडिक्शन अभी PMLA की अथॉरिटी के पास कॉमन कर दिया है बेनामी लॉ का, यानी कि जो PMLA में अथॉरिटी है एडजुडिंग अथॉरिटी, उसी को बेनामी लॉ का भी काम दिया है। तो दोनों की अथॉरिटी कॉमन है, which is bench is located in Delhi and it has pan India jurisdiction at Jeevandeep Building, Connaught Place, New Delhi. Then sir we have appellate tribunal. Appellate tribunal means sir, appellate tribunal जो इसमें establish करना है, यानी कि जब ऑर्डर एडजुडिंग अथॉरिटी पास कर देंगी तो अपील appellate tribunal में जाएगी, लेकिन अभी तक सेपरेट appellate tribunal नहीं बनाया। तो अभी कैसे काम किया, अभी जो सफेमा, NDPS, कोफिपोसा और PMLA का जो ट्राइब्यूनल है उसको ही चार्ज दे दिया, तो वो बेनामी लॉ का भी काम कर रहा है। It is also located principal bench and the only bench is located in Delhi only at Lok Nayak Bhavan, New Delhi. And it is a court-like authority. It is not the income tax appellate tribunal. It is the appellate tribunal. दोनों अलग हैं। हालांकि दिल्ली में दोनों की बिल्डिंग सेम है। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल is on 10th floor and appellate tribunal under Benami law is on 4th floor. Administrator जो ITO रैंक के ऑफिसर हैं, जो अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करने के बाद अपने पास रखेंगे, एंजॉय करेंगे, ही विल सेल, ऑक्शन, रन, ऑपरेट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन प्रोसीजर, इसमें काम करता कैसे है सर? इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास जब भी कभी कोई इस तरह का डिसीजन, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है, अच्छा लोग मेरे से ये पूछते थे साहब कि साहब ये जो इनके पास इंफॉर्मेशन आती है वो कैसे आ जाती है, कैसे प्रूव हो जाएगा बेनामी लॉ है, ये तो इंटेंशन का मामला है। तो साहब जब पहले जब इंटेंशन आती थी, पहले जब इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, तो लोग कहते थे कि कैसे आएगी इंफॉर्मेशन। लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी, इनको पुश मोड और पुल मोड दोनों पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है कि ही इज फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जिस ऑफिसर से चाहे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ड्यूटी बाउंड किया है लॉ में कि अगर कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन के नोटिस में आता है तो उनकी ड्यूटी है वो आईओ को बताए। वो जीएसटी के ऑफिसर्स, कस्टम्स के ऑफिसर्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसर्स, बैंक के ऑफिसर्स, सीबीआई के ऑफिसर्स, पीएमएलए के ऑफिसर्स, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन विंग के ऑफिसर्स, सभी को ड्यूटी किया है। ये सब बातें बताने के लिए इंफॉर्मेशन आई और यस अभी और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो सेक्शन 19 में और कर सकते हैं। सेक्शन 4 में रीजन रिकॉर्ड करेंगे और नोटिस इशू कर देंगे बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर को। ये नोटिस इशू करने के साथ साथ ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर भी पास कर सकते हैं सेक्शन 24(3) में। यही प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर ही एक बॉम्ब की तरह गिरता है ऊपर, क्योंकि किसी भी लॉ में अटैचमेंट की बात बाद में होती है, इस लॉ में अटैचमेंट से शुरुआत होती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट क्वाइट हार्श इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स लॉ और फॉर दैट मैटर जीएसटी लॉ। ये सीधा ही शुरुआती अटैचमेंट से होती है कि ये प्रॉपर्टी तो सरकार की हो गई, अब आपको बताओ क्या कहना है। तो 90 डेज का टाइम मिलता है इनको, उस 90 डेज में इनको सवाल जवाब इनके साथ चलते हैं। जिनको भी नोटिस दिया जाता है उनको प्रूव करना है कि बेनामी नहीं है, इनको प्रूव करना है कि बेनामी है, ये सब चीजें चलती हैं। अगर इनको लगता है बेनामी नहीं है तो ही विल रिलीज द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर। इनको लगता है बेनामी है तो ही विल कंटिन्यू द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर टिल द एंड रेफर्स द मैटर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और फिर उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको डिसाइड करती है। उनको 1 ईयर का टाइम मिलता है अंडर सेक्शन 26 ऑफ पीबीपीटी एक्ट। इट्स अ कोर्ट लाइक हियरिंग। उस 1 ईयर में भी उनको डिसाइड करना है कि ये बेनामी है या नहीं है। बेनामी नहीं है तो इट विल रिलीज द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर, और अगर बेनामी है तो क्या करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। तो जैसे उन्होंने कंफर्म किया
क्या उसके इमीडिएटली बाद कॉन्फिस्केशन हो जाएगा? नहीं, कॉन्फिस्केशन के लिए अपील का वेट होगा। तो जिसने अपील फाइल कर दी अपील ट्राइब्यूनल में, तो कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स उसके बाद होंगी, अदरवाइज कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स तुरंत हो जाएंगे। आई थिंक 1 आवर के टाइम के लिए मेरे पास 10 मिनट्स मोर है। अभी 5:40 पे शुरू हुआ था शायद। Yes, sir. You have 10 minutes more. ओके, तो So one more thing. One Ji. more thing, I would like to have everyone to contribute. If they have any question, they can raise hand, so we can understand कि हमारे पास question answer के लिए कितना time. So अगर किसी की query है तो वो chat box में डाले या अपना raise hand करे। उस समय से आपको सर थोड़ा और time मिले तो हम लोग बात कर सकते। अच्छा, इसमें अभी प्रोसिक्यूशन भी आप जितना बताएंगे कि कहाँ छोड़ना है, क्या करना है, मैं उस हिसाब से छोड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ। मेन जो चीजें हैं, आप प्रोसिक्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, वो लेना है, और इनकम टैक्स का और दूसरे लॉस का इसके साथ क्या इंटरप्ले है वो लेना है। 2 चीजें मेन है अभी। प्लीज। ओके, तो सेक्शन 6(1) इट सेज बेनामीदार शैल नॉट रीट्रांसफर द बेनामी प्रॉपर्टी एज हेल्ड बाय हिम टू द बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन। तो यानी कि ये कहता है नो यू टर्न, यानी कि एक बार बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया तो आप वापस भी कर दोगे तो भी उसके रिगर्स एप्लीकेबल होंगे, वो वाइड हो जाएगा ट्रांजेक्शन। तो यानी कि बेनामी ट्रांजेक्शन एज इट इज एग्जिस्ट करेगा, वो प्रॉपर्टी सरकार की। दूसरा, सेक्शन 57 कहता है कि एक बार 24 का नोटिस आ गया, उसके बाद अगर किसी ने बेनामी प्रॉपर्टी लिया तो वो कूड़ा है। यानी कि जिसने प्रॉपर्टी लिया उसको 24(1) का नोटिस आया हुआ है तो उसने कूड़ा लिया है, बेकार है। और प्रॉपर्टी लेने के बाद 24(1) का आता है तो बोनाफाइड परचेजर का वो क्लेम कर सकता है प्रोटेक्शन। बोनाफाइड परचेजर को कैसे मिलेगी प्रोटेक्शन? हमने ये अपील आर्ग्यू की। फर्स्ट अपील ऑफ द कंट्री वाज फाइल्ड बाय मी बिफोर द एपीलेट ट्राइब्यूनल अंडर बेनामी लॉ, एंड 2-3 जजमेंट आए हैं, बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं, पढ़ने लायक हैं। पामेला भारद्वाज के नाम से है, दूसरा वर्गो टाउनशिप के नाम से है, और तीसरा कविता इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से है। तो उसमें कहा है कि बोनाफाइड परचेजर की प्रोटेक्शन मिलेगी अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती हैं, और कंडीशन पूरी नहीं होती है ऐसा प्रूव करना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास है। इंटरेस्टिंग जजमेंट्स टू रीड, इट इज अवेलेबल ऑन द साइट। देन इसको हम स्किप कर देते हैं। कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा एक्विजिशन के बाद, ये क्लियर कर दिया। कोई डैमेजेस, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता। अगर अटैचमेंट ऑर्डर कर दिया, वैकेट हो गया, कोई डैमेजेस नहीं क्लेम हो सकती। प्रोसिक्यूशन, ये तो हमने बात की बेनामी लॉ की कि क्या क्या होगा। तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि सीधा ही प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। दूसरा सब प्रोसिक्यूशन है। सेक्शन 53D की 3 बातें इसमें करते हैं कि कब कब प्रोसिक्यूशन होगा, किस किस सिचुएशन में होगा, किस किस का होगा, और क्या पनिशमेंट होगी। तो सबसे पहले किस सिचुएशन में होगा? अगर कोई लॉ वायलेट हुआ है। कितने लॉज है कंट्री में? अनगिनत। तो कोई ना कोई लॉ तो वायलेट हो ही रहता है। कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज आपने नहीं दिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज लिखा है यहाँ, टैक्स नहीं लिखा। इट कुड बी जीएसटी, इट कुड बी इनकम टैक्स, इट कुड बी ऑक्ट्रा, इट कुड बी हाउस टैक्स, एनीथिंग। टू अवॉइड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि स्टैट्यूटरी क्रेडिटर्स नहीं लिखा है, क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि सर इन्होंने जो अपनी लास्ट ईयर ट्रांजेक्शन किए है ना, वो बेनामी ट्रांजेक्शन है, देखिए मेरी पेमेंट अवॉइड करने के लिए ट्रांजेक्शन की है। कौन कौन का हो सकता है? ये 2 लोगों को तो आप जानते हैं, बेनामीदार एंड बेनिफिशियल ओनर। सब तीसरे को भी पहचान लीजिए। एनी पर्सन हु अबेट्स और इंड्यूसेस एनी पर्सन टू एंटर इनटू बेनामी ट्रांजेक्शन। एक जगह सर्च चल रही थी, सर्च में पूछा गया, लाला जी आपने ट्रांजेक्शन क्यों किया? ऑफिसर साहब ने पूछा, जवाब आया, साहब मेरे वकील साहब ने कही थी और मेरे सीए साहब ने समझाया था तो इसलिए किया था। तो प्रोसिक्यूशन किसका होगा? थर्ड जेंटलमैन का भी होगा, ध्यान रख लीजिएगा सर। अब आप कहेंगे नहीं साहब ऐसे कैसे हो जाएगा? देयर आर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 91, 92 एंड सेक्शन 101, 102 एंड 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होनी चाहिए। यस सर, यू आर राइट। लेकिन देखिए अब सिचुएशन क्या बनेगी कि अब तक क्लाइंट आपके पीछे था, अब आपके पीछे, आप उसके पीछे होंगे कि भाई फीस अगले साल दे देना, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट ठीक कर लो, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या गलत सलत बोल दिया आपने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पनिशमेंट, rigorous imprisonment between 1 year to 7 years and fine up to 25% fair market value। ये सब किसकी है? ये सब इन तीनों के लिए है। यानी कि जो पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको भी 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। किसी की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो 25% गिनना ही मुश्किल है, कितना बनता है? 2.5 करोड़ रुपया। मतलब फाइन्स वेरी हैवी। सेक्शन 54, अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आईओ का कोई नोटिस आ जाता है कि साहब ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिए, आपने गलत बैलेंस शीट दे दी, किसी ने दे दी, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके ऊपर भी चार्ज है। देन अब पहले नॉन काउंटेबल और बेलेबल था, अब नॉन बेलेबल कर दिया है, यानी कि बेल ऑब्टेन करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। देन इसको मैं स्किप कर देता हूं और मेरे ख्याल से अब हम
लास्ट पार्ट इंटरप्ले ले लेते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि तनेजा साहब ये बताओ कि आपने कहा कि एक मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ लॉ अब शुरू होने है। मैं अक्सर एक पीएमएलए पे जब मैं अपना डेलिब्रेशन लेता हूं तो उसमें मैं वहां से शुरू करता हूं कि जहां पर एक न्यूज आई थी अभी पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया में, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होना है तीनों एजेंसीज का डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, कि यानी कि एक लॉ दूसरे लॉ को कैसे इफेक्ट करेगा, कि आपने जीएसटी में अगर नॉन कंप्लायंस पकड़ी गई तो वहां से इनकम टैक्स में कैसे पहुंचेंगे, इनकम टैक्स में पकड़ी गई तो मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे पहुंचेंगे, उसमें पकड़े गया तो कंपनीज एक्ट की वायलेशन कैसे पकड़ी जाएगी और वहां से बेनामी लॉ की पकड़ी जाएगी, एंड वाइस वर्सा, एंड सेबी कैन आल्सो डिटेक्ट इट। और इतना जबरदस्त इंटरप्ले है सब में कि हमारा मेन एरिया कुछ भी हो प्रैक्टिस का, लेकिन दूसरे लोग को थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी हो गया है। तो अब ये मैंने कई सारी चीजों में इंटरप्ले एस्टेब्लिश किया है। मैं दो चीजें ले लेता हूं फिलहाल, अभी ब्लैक मनी एक्ट वगैरह नहीं लेता, मैं आपके सामने लेता हूं इनकम टैक्स का और ले लूंगा मनी लॉन्ड्रिंग का। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट का इसके साथ क्या इंटरप्ले है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि साहब ये बताइए कि अगर मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया, उस ट्रांजैक्शन को बेनामी किया, तो भी क्या बेनामी हो सकता है? तो उसमें मैं एक ही जवाब दूंगा, सेक्शन 60 एंड 67 says, section 60 says the provisions of this act are in addition to and not in subrogation of provisions of any other act, तो यानी कि cumulative application possible है। सेक्शन 67 says कि अगर इस लॉ में और दूसरे लॉ में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है तो प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ शैल हैव सुपरसेशन इफेक्ट, यानी कि ये लॉ सुपरसीड करेगा, तो सुपरसेशन इफेक्ट भी आ गया। तो अब ये जो सवाल पूछते हैं कि साहब मैंने किसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे कर दिया तो उसको बेनामी में भी ला सकते हैं क्या, आप लॉ ला सकता है क्या? उसका आंसर है यस, अगर ऑफेंस दोनों में बनता है तो दोनों में आ सकता है, एंड पैरेलल एक्शन इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, किसी ने शेयर कैपिटल ली, एक जगह सर्च हुई, और इनकम टैक्स सर्च में नॉर्मली वो जब भी छोड़ते हैं जब उसको सरेंडर होता है, तो सरेंडर किया गया 25 करोड़ रुपए का, उसका ब्रेकअप तैयार हुआ, उस ब्रेकअप में 10 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल थी, बोगस शेयर कैपिटल। जिन्होंने सरेंडर किया उनका नाम है मिस्टर आर, और उनकी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर है वो और उनकी फैमिली, उसका नाम है आर लिमिटेड। तो ब्रेकअप में लिखा था कि बी लिमिटेड से जो शेयर कैपिटल आर लिमिटेड में गई है 10 करोड़ रुपए की, वो बोगस है। ठीक है साहब, सरेंडर फाइनल हो गया, टैक्स दे दिया, जान छूटी। पर जान छूटी नहीं, क्योंकि जान तो अब आई कब्जे में, क्योंकि जब 2 हफ्ते बाद एक नोटिस आया बीपीयू से, बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट से, और आईओ साहब ने उनको बुलाया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, और स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन, मिस्टर आर ये बताइए कि क्या आपने सरेंडर किया? हाँ जी किया। ही रेजेस हिज कॉलर अप, सेज यस आई हैव पेड टैक्स। अच्छा साहब मान लेते हैं, तो क्या आपने जो कैपिटल ली है, आपने कहा इसमें कि बोगस कैपिटल है, तो वो बोगस है क्या? हाँ साहब मैंने माना और टैक्स भी दिया। ओ, तो इसका मतलब आपने जब बी लिमिटेड से चेक लिया आर लिमिटेड में, तो उससे पहले बी लिमिटेड को कैश दी। ओ, अब थोड़ा डंक सा लगा, पर चुप्पी साधने से वो जवाब नो तो हो नहीं जाएगा। तो कहा हाँ साहब, तो यानी कि जब आपने कैश दिया बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड ने चेक दिया आर लिमिटेड को, आर लिमिटेड ने बदले में शेयर सर्टिफिकेट दिए, तो जो शेयर सर्टिफिकेट दिए उसको बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है, तो यानी कि बी लिमिटेड इज होल्डिंग द शेयर्स इन बेनामी कैपेसिटी, जिसका रियल ओनर आर है। तो उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट भी अटैच कर दी, और जो 10 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़ा था वो भी अटैच कर दिया, उस पर टैक्स वो पहले से दे चुके हैं। क्या डिबेट है आप बताइए? इसमें एक सिर्फ बचती है डिबेट कि वो शेयर कैपिटल होगा, इसमें शेयर सर्टिफिकेट होंगे बेनामी, या 10 करोड़ रुपए वहां रखा है। तो मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपए तो बिल्कुल बेनामी नहीं होगा, क्योंकि बेनामी एसेट अगर कोई होगी तो शेयर सर्टिफिकेट होगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो एसेट है वो एसेट भी आर्टिफिशियल है, तो इसलिए वो भी बेनामी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकती। हालांकि उस पर दूसरी थॉट कहती है कि नहीं, आर्टिफिशियल हो या कुछ हो, बेनामी लॉ की जो कॉन्सेप्ट यही है कि जो है वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो नहीं है वो चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो यही बेनामी लॉ की कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं अभी लास्ट में डील करूंगा। ये मैंने लिया। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ इसका क्या इंटरप्ले है? ये मेरा दूसरा फेवरेट टॉपिक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, क्योंकि ये भी बहुत ग्रेटली इंपैक्ट करने वाला है। अब ग्लोबल रिक्वायरमेंट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को स्ट्रॉन्ग करने की। तो किस तरह से दोनों का इंटरप्ले है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में अरेस्ट की पावर्स है, यहाँ अरेस्ट की पावर नहीं है, बट उसमें अटैचमेंट के, इसमें अटैचमेंट शुरू में ही होती है, उसमें भी अटैचमेंट हो सकती है। तो अटैचमेंट की पावर्स दोनों में है, प्रोसिक्यूशन भी दोनों में है। उसमें प्रोसिक्यूशन जो चलता है वो क्रिमिनल कोर्ट में शुरू में डे 1 से चलता है, क्योंकि उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंस भी होता है। इसमें कोई और शेड्यूल्ड ऑफेंस होना जरूरी नहीं है, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे काम करता है। देन सर, there could be many things which I think we are going to touch 540. So I think for the time being
we can give a quietus to the this my deliberations. What I can share is at the moment कि साहब इसमें एक जो मुद्दा आता है वो ये आता है अक्सर कि साहब ये बताइए हम फिर बेनामी ट्रांजैक्शन है तो क्या करना चाहिए, हाउ शुड वी अलाइन अवरसेल्फ, व्हाट शुड वी डू। तो मैं सर 2-3 बातें सामने रखता हूं, वो आपके सामने शेयर करता हूं कि सबसे पहली बात एज ए प्रोफेशनल हमें क्या करना चाहिए। द टाइम हैज कम टू रीअलाइन अवरसेल्फ इन द कैपेसिटी ऑफ ए प्रोफेशनल एंड आल्सो एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड पर्सनल कैपेसिटी आल्सो। तो सबसे पहले तो हमें आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे अपने क्लाइंट से डील करना सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ एक बेनामी लॉ की बात नहीं है, बहुत सारे लॉ आप जिस तरह से करने वाले हैं और जो नीड है टाइम की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम पार्टी बनते हैं ट्रांजैक्शंस में, सो डूम्सडे विल बी वेरी नियर। दूसरी बात, अगर हम बेनामी लॉ की बात करें सर, मैं कुछ इस तरह से बात करता हूं कि नाउ दिस बेनामी लॉ टीचेस अस कि आपको लाइफ कैसे जीनी है। जो मैं अंदर से सोचता हूं जैसा, और जैसा मैं अंदर से हूं वैसा ही मुझे दिखना चाहिए बाहर से, और वैसा ही मुझे लगना चाहिए लोगों को कि मैं अंदर से बाहर से क्या सोच रहा हूं, बाहर से वैसा ही दिखना चाहिए। जो मेरा है वही मुझे अपना समझना चाहिए और वही लोगों को बताना चाहिए। जो मेरा नहीं है ना मुझे अपना समझना चाहिए ना लोगों को बताना चाहिए कि ये मेरा है। सो दैट इज हाउ आई से गेट रिड ऑफ बेनामी लॉ and let's live real life. Get rid of Benami life and let's live real life. So thank you very much as far as this part is concerned. So I think we can now take up as many questions pertaining to the fundamentals as much we want. Thank you, sir. Thank you, Taneja sir. Thank you very much for the such a wonderful participation, my brothers and sisters, for sparing the time, and the organizers. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for enlightening us about the Benami law. And I now request Mr. Advocate GN Sharma ji from Rajasthan to give a thanks to the speaker, and then we move to the question answer session. Sure, Sharma sir. Also note down my email address and mobile number so that I can do stop share and we can move on. Yes, sir. Sir, it is requested you put your PPT in the chat box. Yes, sir. Thank you. शर्मा साहब, आपका प्लीज नाम यहाँ पर हमें चैट बॉक्स में दीजिए ताकि हम अनम्यूट कर सके। जीएन शर्मा साहब। अच्छा, मैं चैट बॉक्स में उसको अटैच कर दूं क्या? प्लीज। हाँ जी सर, आप चैट बॉक्स में अपनी पीपीटी अटैच कर दीजिए, एंड जीएन शर्मा जी आप अपना वो दीजिए ताकि वो आपको अनम्यूट कर सके। पॉपेट जी। शर्मा साहब, आप हमें चैट बॉक्स में अटैच करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं दिखा रहा है सर। कोई बात नहीं, आप हमें मेल कर दीजिएगा, वी विल डाउनलोड इट एंड पुट इट इन द व्हाट्सएप। ओके सर, जीएन शर्मा साहब यहाँ दिख नहीं रहे, तो लेट अस मूव आउट फॉर द क्वेश्चन आंसर। उसके बाद सर फाइन सर, क्वेश्चन जो पहले हमें चैट बॉक्स में आए हम उसे ले रहे हैं, उसके बाद रेज जो किए हैंड्स उसे ले रहे हैं। सर, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन is that whether जो आप एक्सक्यूज मी, जो आप चैट बॉक्स में लेंगे क्वेश्चन, उसका टाइम भी बताते जाइए सो दैट मैं पढ़ता भी रहूंगा यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर है। फाइन फाइन सर, इट इज एट 6:17 क्वेरी था कि द ascendant और descendant has to be taken as per the respective personal law sir। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है सेक्शन 230 में लास्ट में कि जो डेफिनेशंस यहाँ नहीं दिए हैं वो हम 8 एलाइड एक्ट्स का नाम मेंशन किया है, वो 8 एलाइड एक्ट्स हैं, उसमें से हम ले सकते हैं। और एलाइड एक्ट्स में एक नाम है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट डेफिनेशंस है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। जी सर। That means a personal law would be applicable to that person, no? If is into इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन होगी वो यहाँ चलेगी। Okay sir, thank you sir. Sir, the next question is at 6:28. That is, sir, what would be the effect on income tax penalties under the Income Tax Act? अगर कोई यहाँ पे बेनामीदार होता है तो इनकम टैक्स में उसे डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगी। अगर कोई यहाँ पे बेनामीदार होता है, how it will be treated into income tax with respect to penalty under income tax yes act? yes sir। सर, दोनों बातें अलग हैं। अगर कोई बेनामीदार होता है तो उसको यही पनिशमेंट मिलेगा। एक्ट में अगर उसका कोई वायलेशन है, कोई टैक्स इवेजन है,
तो वो रिजाइम डिफरेंट होगा, वो उस तरह से वो डील किया जाएगा। Okay, sir. Thank you. So then the question is at 629. That is whether the Land Ceiling Act is also has any connection with the Benami Property Act? एब्सोल्युटली डायरेक्ट कनेक्शन। अगर कोई ट्रांजैक्शन इसलिए किया गया है कि लैंड सीलिंग एक्ट अलाउ नहीं कर रहा था प्रॉपर्टी लेना, फिर भी प्रॉपर्टी ले ली गई। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। जैसे जो शाहरुख खान का केस था वो सारा लैंड सीलिंग एक्ट का ही था कि महाराष्ट्र में नेटिव्स अलीबाग में सिर्फ नेटिव्स ही ले सकते हैं। अलीबाग इज ए प्लेस नियर टू मुंबई, सी क्रॉस करके जाना होता है, तो अगर आप वहां सिर्फ नेटिव्स ले सकते हैं, अगर कोई बाहर का लेता है तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए शायद फॉर व्हाटएवर रीजन, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट प्रिसाइजली, तो उनको वहां के नेटिव को डायरेक्टर लिया गया और कंपनी में प्रॉपर्टी ले ली गई। कंपनी में डायरेक्टर लिया गया, प्रॉपर्टी ले ली गई, तो वायलेशन हो गई। छत्तीसगढ़ में सिर्फ ट्राइबल्स कुछ लैंड ले सकते हैं, तो अगर ट्राइबल के नाम से इनडायरेक्टली लैंड ली जाती है, वायलेशन हो गई। राजस्थान में देयर इज सेक्शन 42 of Rajasthan Tenancy Act which says that land can be held by only खातेदार, it cannot be transferred to non खातेदार। वो वायलेशन अगर कोई करता है नॉमिनी क्रिएट करके, वो वायलेशन हो जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 42 ऑफ HP Tenancy Act that also prohibits non हिमाचली cannot buy land over there। तो ये लैंड वायलेशन का सीधा कनेक्शन है बेनामी लॉ से। Sir, I want to add in relation to Punjab, agriculture land limit ceiling is 17 acres to 20 acres. But usually agriculturists are holding 50 acres or 80 acres in their name. Whether any repercussion under Benami law? नहीं, अगर वो अपने नाम से ले रहे हैं तो जो भी वायलेशन हुआ है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में होगा, वो बेनामी का उससे कोई लिंक नहीं है। बेनामी में कब होगा कि मान लो उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए अपने नाम से इतनी ले ली, किसी रिलेटिव के नाम से उतनी ले ली, जिसकी पेमेंट उन्होंने की है, जिसके बेनिफिशियल ओनर वो हैं, इंग्रेडिएंट सेक्शन 29 के पूरे हो रहे हैं, देन दे शुड बी बेवेयर ऑफ। इसलिए कहा था उसमें रिपोर्ट में वीरप्पा मोइली साहब ने कि हाफ ऑफ रूरल इंडिया कैन बी ट्रीटेड एज बेनामी। And sir, like you have said that when search is there and share capital का आपने example दिया, there is a very common practice in India to take dummy short-term capital gain or speculation income or a long-term capital gain, which within the due time income tax officer charge it as a taxable income and the case gets reopened under section 147. But according to your version, then it can be also taken under Benami? Yes, sir. That is what I am saying. No time limit, no fetters. And can ITO refer the case to the IO? That it is not can. He has been made duty bound under the law to inform it to the investigation wing. तो ये क्वेश्चन आता है कि सर इनको सर्च की पावर है, अरेस्ट की पावर है, तो अरेस्ट की पावर तो नहीं है, सर्च की पावर है। उसका आंसर 2 नो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इट इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विंग। बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट हैज बीन कार्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो लॉ एनफोर्समेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स लॉ में और बेनामी लॉ में though it looks to be common, but there is nothing common. Only one thing is common कि law enforcement agency income tax department है। तो ये income tax department की search wing को यूज करते हैं for doing searches and surveys। तो search and survey की पावर भी है इनके पास। सर 629 को एक रिक्वेस्ट दी गई है हमारे डेलीगेट ने कि आप अगर हो सके तो ये जो हमारे सभी ये एक्ट के नीचे की केस लो है, अगर वो हमें शेयर कर सके सर, इन एनी वे आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर पॉसिबल सर। सर मेरे पीपीटीज में काफी कुछ मिल जाएगा। मैं अभी 4 या 5 जजमेंट एपीलेट ट्राइब्यूनल से आए हैं और बस वही वो साइट पे अवेलेबल हैं पीएमएलए ट्राइब्यूनल पे पढ़ने के लायक, एंड सम ऑफ देम आर आर्ग्यूड बाय मी आल्सो एंड व्हिच लेज डाउन गुड फंडामेंटल्स अबाउट दिस लॉ। आई विल बी शेयरिंग देम थ्रू पीपीटीज। थैंक यू वेरी मच सर। सर अब मुकेश कुरियल जी अनम्यूटेड है, वो कुछ क्वेश्चन करना चाहे सर, प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। Sir, I want to know what is the main difference between Benami assets and disproportionate asset, आय से अधिक संपत्ति। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए सबसे पहले हम डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को समझते हैं। ओके। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का मतलब जो पीसी एक्ट में अगर हम समझे उसकी बात, डीए का केस जो बन गया ना, डीए का केस बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का बन गया। दिस इज मेड अगेंस्ट मोस्टली पब्लिक सर्वेंट्स। तो पहली बात तो ये डीए जो है ये पब्लिक सर्वेंट्स के लिए आता है, उनके लिए यूज होता है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति। जी सर। यानी कि जो उनके सोर्सेज हैं उनसे अधिक संपत्ति। सोर्सेज क्या हो सकती है? जो डिस्क्लोज सोर्सेज है, जो टैक्स जिनके ऊपर पे होना चाहिए, जो उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं अपने सीसीएस रूल्स में, अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। ओके। तो उससे अधिक संपत्ति डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स होती है।
यानी कि आपकी आय तो इतनी हो सकती है और संपत्ति आपकी इतनी हो रही है। तो अब situation अगर आ जाती है, सर स्क्रीन अटैच हो गया। गोपाल गुप्ता जी प्लीज आप स्क्रीन को अपना करिए क्लोज। तो आप शेयर कर दीजिए उसको सर। जी। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आप करता बेनामी ऑफ में, एचयूएफ? एक मिनट, आप बेनामी जैसा मैंने बताया कि जी सर। प्रॉपर्टी आपकी है जी सर। लेकिन आपने रखी किसी नाम से है, वो बेनामी। जी। ओके। तो मैं अक्सर इस बात को इस तरह से कहता हूं कि सर बेनामी का कॉन्सेप्ट वहां आता है व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी। ओके। ड्युअलिटी मींस वही बात वहीं जाती है, वहीं आंसर गाइडेंस मिलता है। ओके। अद्वैत यानी कि सब एक है, राइट? नॉन ड्युअलिटी। ड्युअलिटी जब आप फर्क कर देते हैं। फर्क कैसे करते हैं? लीगल ओनर कोई और है और बेनिफिशियल ओनर कोई और है। जब आप ये फर्क करेंगे तभी बेनामी लॉ आएगा। अगर आप फर्क को खत्म कर देंगे, बेनामी लॉ कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही आप फर्क करेंगे, बेनामी लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जी। ओके, थैंक यू सर। सर एक चीज और इस पे मैं जोड़ना चाह रहा था कि आपने कहा कि अगर एक्सेप्शन में एचयूएफ है, एक्सेप्शन में आपने कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो मैं आई जस्ट वांट टू नो, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करता ऑफ एचयूएफ आल्सो? हाँ, एचयूएफ होने में कर्ता में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ही विल बी सपोज टू डिस्क्लोज एवरीथिंग टू हिज कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके नाम से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बाय वे ऑफ एचयूएफ और इन एनी अदर कैपेसिटी, ही हैज टू डिस्क्लोज अंडर सीसीएस। Okay, thank you sir. Thank you sir. Thank you. Sir, now Mr. GN Sharma ji is with us. Yes sir. Sharma sir, please. Mr. GN Sharma ji to give the thanking note to the speaker. Sir, this is a very wonderful and extraordinary preparation regarding the Benami, though it is not directly connected with us, but being tax planner and legal experts, it is very necessary for us to give our client according advice according to law. If we miss any provision or any allied law, then it may create a trouble to the client and we also. Yes, sir. So I thanks very much to you and all the participants and to the organizers who has provided opportunity to you to explain in detail and in a very depth manner for the benefit of all of us. Thank you. Thank you, Sharma sir. Sir, Kanshal sir, should we move to the questions next? Yes sir. Yes sir. Yes. Mr. Alan लिखा हुआ है जो मोबाइल में, वो प्लीज बोलिए। Sir, please go ahead. जी सर। Yeah, please ask your question, sir. Sir, he is online. Yeah, he is online. Alan लिखा हुआ है, मोबाइल आपका मोबाइल नेम शो हो रहा है। If you can please raise your question. Alan, please take up your query. Okay, so we are moving on to the next one, and that is Mr. Shailesh Gandhi. Mr. Shailesh Gandhi, if you are having a query, you are unmuted, please. Shailesh bhai, please આપનો પ્રશ્ન પૂછજો. એમને આ તો વાર્તા જેવું થઈ જાય, વાર્તા અને બીજું. I am moving on to the next query person. Advocate Saravanan. Yes, sir. Sir, during the year 2010, power was made by the buyer but not yet registered. The power holder was expired. The landowner was ready to register the property, but if we register now, what would be the condition for the legal heirs of the power holder? आप सर्वनंद जी को अनम्यूट कर दें. I couldn't understand what is power holder. पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से मतलब है शायद. Yes. Okay. Yes. I think दो टेक्निकली यू आर डिफॉल्ट में है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड उसको जितना जल्दी हो सके हमें रजिस्टर करा लेना चाहिए. इस तरह की सिचुएशंस में वो हर तरह से ठीक रहेगा, हमारे को पूरे राइट्स मिलेंगे. और वैसे भी बेनामी लॉ में वी कैन कम क्लीन कि लुक दिस वाज द प्रॉब्लम एंड नाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. सो आई थिंक कोर्ट्स विल कम टू आवर रेस्क्यू. Thank you. With regard to power attorney, I will say government, we request this forum to request to the government कि power attorney वाली situation में please amendment लेके आइए. अगर इनको strictly apply कर दिया law को, as it is literally apply कर दिया, many unintended situation will be badly hit beyond horizons. There is a question from Advocate Saurabh Rastogi.
penalty on Benami property at purchase price or cost current value, especially in the case of bitcoins. यस सर, तो क्वेश्चन क्या हुआ? यानी सर पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी? प्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू एट दिस टाइम? हाँ देखो, एक तो बिटकॉइन का जो आपने नाम लिया उसके बारे में मैं बता दूं कि बिटकॉइन को लेके काफी उथल पुथल रही है। अब वो इलीगल कर दिया टेंडर, तो जो पहले लीगल था भी, मैं एक ऐसा केस हैंडल कर रहा हूं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में रोपिन हो गया, क्योंकि अभी लीगल हो गया। तो जिन लोगों ने डील किया उसमें से सम ऑफ देम वर विक्टिम्स, बट उनको भी इन्वेस्टर्स के करीबी मान के उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसमें कोई बेनामी एंगल भी है तो उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो अटैच होगी, नंबर 1। और दूसरा, उसकी जो उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू थी जब ट्रांजैक्शन किया था, उस फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर पेनल्टी लगेगी, ना कि आज की, एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ ट्रांजैक्शन। Thank you. Sir, KK Singala from Patiala is asking some question. Singala sir, please. जी, good evening Teja ji. जी सर। At the outset, I am very thankful for such a wonderful presentation. And to clear the matter, you have traveled to the times of Bhagavad Gita. It is very, very wonderful. Thank you, sir. Now, sir, now I take up a hypothetical example. Suppose a person purchases a car in the name of third person, and at present there is no such car that has already been scaled up. So can any action be taken at present against that person, against any of them? Car, where is car now? Car has been transferred back now? Yes, no, it has sold out, say. देखो, मैंने 2 चीजें पढ़ी थी। पहली बात तो कि सेक्शन 6(1) कहती है कि देयर इज नो यू टर्न अलाउड। तो अगर ये प्रूव हो गया कि बेनामी थी तो उसकी प्रोसीड्स भी अटैच हो सकती हैं और उस ट्रांजैक्शन को वॉइड भी माना जा सकता है। तो दोनों राइट्स हैं बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट के पास कि उसको वॉइड मान ले और कार को अटैच कर दे। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसीड्स को अटैच कर ले अब और कार को भूल जाए और बाकी कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो हो जाए। तो लॉ गिव्स वाइड पावर्स। सर, सेक्शन में जो डेफिनेशन सेक्शन में उसमें था वर्ड हेल्ड एज ऑन टुडे। जी, तो ट्रांसफर कब हुई? ट्रांसफर सपोज 2 साल पहले हो गई, लेकिन तो 2016 के बाद हुई। प्रॉब्लम ये है जी, तो ट्रांसफर 2 में आ जाएगा, ट्रांसफर वाली में आ जाएगा। फिर अगर मान लो वो ट्रांजैक्शन 88 से 2016 से पहले खत्म हो गया तो एक अलग बात है, तो एक नया मुद्दा बनेगा। वो अपने आप में एक ग्रे एरिया होगा जिसके ऊपर डेलिब्रेट करना पड़ेगा। पर 2016 के बाद के तो सारे ट्रांजैक्शन सीधा रोप इन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। द नेक्स्ट क्वेरी इज मिस्टर एसके भारद्वाज। भारद्वाज साहब, प्लीज हैव योर क्वेरी। हाँ सर, मेरी क्वेरी ये है, अभी जैसा कि तनेजा सर ने बताया था कि बेनामी ट्रांजैक्शंस के अंदर एक समय आता है जब एफडीआरस भी बेनामी हो जाती हैं, तो मैं वो जानना चाहूंगा कि एफडीआरस कैसे बेनामी? नहीं, एक समय नहीं आता है। मैं ये कह रहा था कि एफडीआर अगर बेनामी है तो वो भी रोप इन हो सकती हैं। ओके, ये मतलब है, ऐसा नहीं कि वो एफडीआर पड़े बेनामी हो जाएंगी। जी कमाएंगी, लेकिन अगर वो बीज गलत बोया था जब पैदा हुई थी तब बेनामी थी तो वो बेनामी रहेगी, ये मतलब है। ओके सर, थैंक यू सर। नाउ द क्वेरी इज समथिंग B516 के नाम के पार्टिसिपेंट है। प्लीज गो विथ योर क्वेरी। एक्सक्यूज मी पर्सन, नाम तो बेनामी हटा लीजिए। बेनामी यस सर, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेरी। आप अनम्यूटेड हो। आई थिंक देयर इज सम इशू। सर, नेक्स्ट इज मिस्टर हर्ष शर्मा जी, तो मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। शर्मा साहब, आपका क्वेरी प्लीज। सर, जिनका बेनामी नाम है उनको अलाउ ही मत करो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरी हर सेशन में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नाम डालो, क्वेरी पूछनी है तो। लुका-छुपी का गेम नहीं खेलना है, प्लीज। शर्मा साहब, प्लीज आपका क्वेश्चन। अश्विनी भाई साहब, थैंक यू। नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। एक एचयूएफ ने प्रॉपर्टी परचेज करी अपने बेटे के साथ जी, मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा अपने बेटे के साथ। एचयूएफ ने अपनी रिटर्न में वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी हुई है जी। अभी इनकम बेटा जो है वो ही इज आउट ऑफ कंट्री जी। जिनका जो है जिनका है मतलब वो उनको अभी एक एनईएसएल है, वहां से एक नोटिस गया है
क्या ये प्रॉपर्टी बेनामी डीम की जाएगी? NESL क्या होता है? NESL इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। नहीं, इसका कोई बेनामी से कोई लिंक नहीं है, वो कुछ और इशू है सर। ये कि इंडिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की कर क्या है? इसमें कोई बेनामी नहीं है, क्योंकि वैसे भी विद चाइल्ड जो प्रॉपर्टी लेंगे जॉइंट नाम से ले रहे हैं, तो वैसे ही एग्जेम्प्ट में आ गया वो। HUF के प्रॉपर्टी HUF अकाउंट से ली गई है, HUF की रिटर्न में प्रॉपर्टी शो करी गई है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट HUF में शो करा गया रिटर्न के अंदर। HUF में मेंबर के नाम से, कर्ता के नाम से वैसे ही एग्जेम्पशन है, तो इसमें HUF का जो कर्ता है उनका नाम है एक तो, आई थिंक दूसरा नाम है उनके बेटे का है। इसमें नो बेनामी, डोंट वरी, मूव अहेड। अच्छा, इट विल नॉट बी अ बेनामी। Akshat bhai wants to say something, sir, please. Hello sir, how are you? Akshat bhai is back. Great to see you. No, I'm not fully back, but yes, of course, I was listening you in my car audio, and with me there were some IAS officer also who was also listening you. Okay. I was reading their faces; they were more worried than me. मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने इनको unnecessary एक Sir, it was a very wonderful presentation. And for your just information, I just want to inform you, at present, we are having participation from Jammu Kashmir, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Meghalaya, Tripura, as well as Sikkim. Of course, Telangana also. So this were the means. अक्षत भाई यूपी के छोड़ रहे हैं? अरे यूपी के छोड़ रहे हैं? अरे साहब, यूपी वाले, हम यूपी वाले और हमारा ही नाम नहीं लिया इन्होंने। अक्षत भाई यूपी वालों को छोड़ रहे हैं। Uttarakhand, Chhattisgarh, people are writing there. I'm sorry if I'm forgetting to mention your state, but Taneja sir, all India is listening you, and that is what Andhra Pradesh, of course. So that is what I want to inform you, sir. It was very pleasure. I am privileged and honored today that I am with my brothers and sisters today. Thank you, sir. Thank you, sir. एक ना, sir, next is Mr. plan कर सकते हैं। एक सेशन on money laundering law we can plan, PMLA, जिसकी भी हमें जानने की जरूरत है। Money laundering and anti-profiteering. No, that ये बिल्कुल अलग है। एंटी प्रॉफिटरिंग का कोई लेना देना नहीं है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं पहले। Sure, sir. We'll plan if the lockdown extend. Yes. We all hope that it should not be extend, but if it is extend, we'll hold one session on that also, sir. मैं तो ये मानता हूँ कि इस लॉकडाउन ने हमें एक नई पद्धति सिखाई है अपनी जीवन शैली को एक बेहतर बनाने के लिए। लर्निंग का हमें जो मॉड्यूल दिया है वो हम लॉकडाउन खुलता है उसके बावजूद भी हमें कंटिन्यू एक वेबिनार ऑन एनी गुड टॉपिक जो हम अब मुझे बाकी सबसे आपसे मिलना पड़ता तो कितने स्टेट पे यात्रा करनी पड़ती। तो देखिए एक ही जगह हम सब मिल गए। Of course. Bhavya bhai, are there any queries? Yes, sir. There is. Mr. Virendra Arora is unmuted. Please, sir, go ahead with your question. Sir, what is the status of any immovable or movable property purchased by a assessee from his legitimate source in the name of his spouse or children? Virendra bhai, very good question. In fact, that is what I said. कि लेजिटिमेट सोर्स हो या इलेजिटिमेट हो, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन। अगर वो बेनामी कैपेसिटी में है तो प्रॉब्लम है। अगर मान लो उसने अपनी वाइफ के नाम से लिया है, बच्चों के नाम से लिया है, या जो वो कैपेसिटी है उसमें नॉन सोर्सेज से लेना जरूरी है तो एग्जम्पशन बेनिफिट में आ जाएगा। लेजिटिमेट सोर्स, टैक्स हैज बीन पेड ऑन हिज इनकम। वाइफ के नाम से, बच्चों के नाम से, नो प्रॉब्लम। और अगर ब्रदर सिस्टर लीनियर डिसेंडेंट के नाम से तो जॉइंट ओनर होना जरूरी है। जॉइंट ओनर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। ओके वाइफ और बच्चे उनके नाम से ले ले, नो प्रॉब्लम। और अगर बाकी कैटेगरीज यानी कि ब्रदर सिस्टर लीनियर डिसेंडेंट, बहू नहीं आती उसमें, ब्रदर सिस्टर लीनियर डिसेंडेंट इनके नाम से होता है 4 कैटेगरीज के नाम से, और जॉइंट ओनरशिप होता है और नॉन सोर्सेज तो एक नहीं है। कोई भाई का साला, कोई मेरा साला, उसका साला, उसका जीजा, कुछ नहीं, कोई मामा नहीं, कोई चाचा नहीं, नथिंग। प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो ओनली दिस कैटेगरीज एग्जाम्प्ट। उनके नाम से जॉइंट ओनरशिप ले लोगे तो भी वो बेनामी ही माना जाएगा। यानी कि आपने अपने मामा जी के नाम से ले लिया, अपने साले साहब के नाम से ले ली,
और जॉइंट ओनरशिप भी कर ली तो भी बेनामी है। यस सर। सर द नेक्स्ट क्वेरी इज शैलेश भाई फ्रॉम शैलेश भाई, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर जो बिल्डर्स लॉबी होती है वो क्या है कि उसका जो लैंड देते हैं अपने रिलेटिव्स नाम के लेते हैं और उसमें पूरा बिल्डिंग बना देते हैं, बिल्डिंग बना के जो फ्लैट्स सेल कर देते हैं। वहाँ इंक्वायरी आती है तो उसमें क्या होता है कि डाउट तो हो जाता है कि बेनामी है, तो जिसको जो ने फ्लैट्स परचेज किया है उनको कुछ दिक्कत होती है कि ये बेनामी जिसका डिक्लेयर किया उनको ही दिक्कत रहती है? अब मैं इसका जवाब दो बातों में दूंगा। सबसे पहले कानून के हिसाब से जिन्होंने फ्लैट परचेज किया है वो बोनाफाइड परचेजर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 27 ऑफ पीबीपीटी एक्ट अलाउज देम टू प्रोटेक्ट, फुल प्रोटेक्ट। बट बिकॉज ऑफ पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड बायस्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड अनफेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड casual implementation, irresponsible implementation in our country, people are suffering. एक वर्गो टाउनशिप का जजमेंट है साइट के ऊपर, उसमें यही हुआ कि वो टाउनशिप जिसने प्लॉट लिया और उसके ऊपर 400 फ्लैट बनाए, वो जिससे लिया प्लॉट वो बेनामी था, तो पूरा टावर ही अटैच कर दिया इन लोगों। अभी हमने छुड़ाया है। आई हैड टू फाइट द अपील। दिस इज वर्गो टाउनशिप। भव्य भाई मुझे याद दिलाना, मैं वर्गो टाउनशिप का जजमेंट भेजूंगा। अब उन्होंने अब छोड़ा है अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले। Thank you. Thank you, sir. Sir, the next query is Mr. Tushar Singhal. Sir, दूसरा क्वेश्चन है कि जो पार्टी एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर। प्लीज। हेलो। हाँ, बोलिए। उसमें एक पार्टी को मालूम है कि मेरा बेनामी है, तो उनको अभी जो रेगुलेशन करने का है तो उसको क्या करना चाहिए कि जो ज्यादा कुछ दिक्कत भी ना आए और रेगुलेशन भी हो जाए? रेगुलर देखो सर, एक तो जो जानता है बेनामी है उसके पार्ट पे इलीगल है, उसको ट्रांसफर करना, ही इज नॉट परमिटेड, तो ही विल बी लायबल फॉर पेनल एक्शन, प्रोसिक्यूशन, एवरीथिंग फॉर दैट। तो खरीदना है होना पड़ेगा और सेल डीड ट्रांसफर जो होंगी उसमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि इसमें कोई 24/1 का नोटिस नहीं आया है। तो अब जितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हो रहे हैं, तो उसमें डूज एंड डोंट्स के ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमें क्लाइंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप रजिस्ट्री में चेक कराइए कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ किसी आईओ का। दूसरा, रजिस्टर्ड डीड में लिखवाइए, उससे एफिडेविट लीजिए इसमें सेक्शन 24/1 का कोई नोटिस नहीं आया हुआ और ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे किसी और का बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ही खरीदी थी, मेरे लिए खरीदी थी। जी सर, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू, समझ गया, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज मिस्टर तुषार सिंघल, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग सर, तुषार सिंघल फ्रॉम देहरादून। हाँ तुषार भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। my question has already been answered in your previous answers. Just I want to thank you. If you remember me, I am from Dehradun. Yes sir, I remember sir. I have delivered my deliberation in Dehradun also, twice at least. Thank you sir. So the next query is from thank you. Mr. Yash Buddhadev. Yash ji, please go ahead with your question. Hello sir, good evening. Sir, I just want to know कि ये जो बेनामी है वो राइट्स पे या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? सर जी, मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रॉपर्टी वर्ड की और उसमें मैंने ये कहा था कि वाइल्डेस्ट एंड वाइडेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन, अगर आपको कहीं चाहिए प्रॉपर्टी की, डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, पीपीपीटी एक्ट खोलो, दुनिया की हर पॉसिबल चीज जो प्रॉपर्टी हो सकती है वो इसमें है। ओके, एंड डेवलपमेंट राइट्स एंड ऑल दैट, राइट? यस इंक्लूडिंग डेवलप। यस सर, ये तो सबसे काम की प्रॉपर्टी है आज की डेट में। यस सर, दैट्स व्हाई यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहीं और किसी और के नाम से रजिस्टर होती है, यूज कोई और कर रहा होता है। यस, सो इट्स काइंड ऑफ वो भी बेनामी में कवर हो सकता है। बहुत सारे आएंगे एग्जांपल्स, आपने बहुत अच्छा केस नोट किया है। आईपीआर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है सर। आती है, इसलिए अभी एक केस चल रहा है जिसमें द असेसिंग ऑफिसर इज गोइंग आफ्टर द कि आपकी इंटेलेक्चुअल राइट नहीं, आप बिना रॉयल्टी पेमेंट के यूज कर रहे हो, सो दिस इज नॉट बीन एप्लीकेबल टू यू एंड दे आर फाइनिंग एंड गेटिंग ऑन द बेनामी एक्ट। Oh, it will be interesting case. Please do discuss with me. Definitely, sir. If the case progresses, we'll definitely get in touch with you. कहाँ से, कौन सी सिटी से असेसिंग ऑफिसर? पोरबंदर से सर। Actually, it's not of a case of a Porbandar. Case belongs to Mumbai. But the मुंबई के तो ऑफिसर्स बहुत शार्प हैं। 2 इनिशिएटिंग ऑफिसर हैं वहाँ, 2 यूनिट है, दोनों बहुत शार्प हैं ऑफिसर्स। Yes sir. मुंबई में काफी एक्चुअली अभी ये सब स्टबर्ननेस से चल रहा है। मुंबई में लिस्टेड कंपनीज भी हिट हो गई हैं। इवन बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट हैज बीन अप्लाइड इवन ऑन लिस्टेड कंपनीज। सर विल आई थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिस्टर ललित गोयल जी, आपको अनम्यूट किया है पर आप खुद को अनम्यूट करो प्लीज।
Mr. Lalit Goyal. Sir, you are unmuted from myself, but you unmuted yourself. Okay, we are moving on to the next querist, and is Mr. KK Juneja. Juneja साहब आपका query please दीजिए sir. देहरादून से होंगे जुनेजा साहब अपने? Sir, good evening sir. हाँ जी जुनेजा, sir, good evening sir. जी कहिए. Sir, good evening sir. How are you sir? Sir, it is Fine, always pleasure. Sir, it is always pleasure to hear you. Sir, my little query is, if one of my clients staying in USA, he send an amount to some his friend at Dehradun to buy a property for him at Dehradun. Because he cannot come to Dehradun, can he purchase the property in his name? The amount will be in his hand. The amount will be treated as Benami property, that property. Yes. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर. ये फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आपके हर एक का कोई एनआरआई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई क्लाइंट होगा जरूर. देखिए, मैंने आपको एक चीज कही थी कि कोई भी चीज जो लॉ में परमिटेड नहीं है, आप इनडायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी. और बेनामी लोग वही बात को क्लियर कर रहा है कि अगर नॉन रेजिडेंट यहाँ प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता है अपने नाम से, क्योंकि देयर आर सम एम्बार्गोस कि एट सर्टेन प्लेसेस दे कैन नॉट, तो अगर वो इंडियन फ्रेंड को यूज करते हैं और इंडियन फ्रेंड उनका बेनामीदार बनता है, या तो ओनर बनाते हैं, उनको पैसे गिफ्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी वो ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या लोन पे दे सकते हैं. प्रॉपर्टी का मालिक इंडियन ही होना चाहिए. अगर रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है कि प्रॉपर्टी ही इज होल्डिंग इन द कैपेसिटी एज बेनामीदार फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनआरआई फ्रेंड, देन बोथ आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. द प्रॉपर्टी ऑलरेडी गुजरात का केस है, मैं शहर का नाम भी बता सकता हूं पर अभी नहीं बताऊंगा फोरम पर. वहां ऐसा ही हुआ कि एनआरआई फ्रेंड ने प्रॉपर्टी ली अपने इंडियन फ्रेंड के नाम से, उसके बाद सर्च हो गई, इंडियन फ्रेंड घबरा गया, उन्होंने कहा साहब मेरे को कुछ नहीं पता, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी अटैच हो गई और इंडियन फ्रेंड को बेनामीदार बना दिया, उनको बेनिफिशियल ओनर, और प्रॉपर्टी गई. उनका प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा, वो जब इंडिया वापस आएंगे उनका जब होगा. Sir, I go one in point. another way, he can take a loan from NRI and purchase a property. हाँ, अपनी कैपेसिटी में लेंगे. या अपनी कैपेसिटी में, मैं अपने नाम से ले लेता हूँ from an NRI friend. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पी लीलावती, वो कहते हैं मियर प्रोविजन ऑफ फाइनेंस विल नॉट मेक इट बेनामी. मैं अगर किसी से पैसा लेके अपने नाम से प्रॉपर्टी लेता हूँ, सिर्फ मैंने किसी से पैसा लिया तो मैं बेनामीदार और वो बेनिफिशियल ओनर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. जब तक मैं प्रॉपर्टी उसके लिए होल्ड नहीं करूंगा, जब तक बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसका क्रिएट नहीं होगा प्रॉपर्टी में, तब तक वो बेनामी नहीं है. Okay. Sir, I go. Thank you very welcome. Sir, I go one Thank you, step sir. ahead. Sir, if NRI sends the money to his parents for buying an agriculture land in India. सर, अगर पेरेंट्स के नाम से लेते हैं तो जॉइंट ओनर उनको होना ही पड़ेगा. Sir, because if I am not wrong, NRI person can't buy agriculture land in India. मैं अच्छा नहीं ले सकते तो वो जॉइंट ओनर नहीं हो पाएंगे, और पेरेंट्स के नाम से बिना जॉइंट ओनर हुए बेनामी हो जाएगी वो, क्योंकि एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बेनामी हो जाएगी वो. अगर पेरेंट्स को गिफ्ट दे देते हैं और वो पैसे पेरेंट्स के हो गए, पेरेंट्स ले लें प्रॉपर्टी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पूर्ण समर्पण कर दे कि साहब ये आपके पैसे हैं, आप पिताजी माताजी आप ही इसके मालिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Bhavya bhai, any further queries? Sir, there are queries, but as per the tradition, we should first go to Manoj bhai Mittal to give a thank. Mittal sir, you are unmuted, please. Propose a vote of thanks, sir, please. He is from Haryana and today is the majority of Haryana. Thank you, sir. Thank you, sir. I have the privilege of putting vote of thanks for today's webinar. I, on behalf of National Association of Tax Professionals, Gujarat CILTES Bar Association, Punjab CILTES Bar Association, NSC Haryana, NSC Punjab, put on record my heartfelt thanks to Shri Ashwini Taneja ji, FCA, FCS, LLM, ex-member ITAT, for presenting an in-depth study on intricacies of newly introduced Benami law. I further acknowledge and thank Shri Bhavya Popat ji, the moderator of the webinar. I also put on record my heartfelt thanks to Shri Akshat Bhai, Nigam Bhai, the torch bearers of National Association of Tax Professionals and the brains behind these webinars. Office bearers of Gujarat CILTES Bar Association, Shri Rupendra Kansal ji of NSC of Punjab, Shri Sanjay Arora ji from NSC Haryana, and all office bearers of Punjab Tax Bar Association.
I also thank all Pan India participants and fellow colleagues for their participation. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Kansal sir, if you permit, there are 2-3 questions lying in the chat box, only if time permits, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tanesh sir, it's okay. Should we move in? I am okay. जितने question बचे हैं सारे ले लो, कोई problem नहीं. Thanks, sir. We would just go to the next question. The question is, Before this, I just want to make an announcement. Tomorrow is a very interesting subject, a place of supply by a renowned speaker of Gujarat, Mr. Uchit Sheth, and it will be again a very pleasure to all the participants to join us at 5:30 MAC. Now with queries, please. Thank you. So the next query is, if NRI invest any amount in the name of her wife, in the name of his wife, and father-in-law's joint name, what would be the applicability of this law? NRI invest name in the name of a wife and also father-in-law. There are two owners of the investment. He can buy in the name of, he can keep property in the name of wife, no problem. So since वही exemption मिल गई तो जितने मर्जी join होते जाए कोई problem ही नहीं है. Okay, so joint owner category में आ गई. Fine. So the next question is, if A credits salary to his son's B account, and on instruction of B, A paid some amount to the seller from whom property purchased in the name of B's wife. So there is a query, if you can see. It's a bit of, this is the last query at 7:11. Should I read it or so? Yes, let me read it myself. If A credit, yeah, I understood the query. A paid some amount to the seller from whom the property purchased. Look, as far as A का जो B को सैलरी देना है, अगर वो जेन्युइन है ट्रांजैक्शन, तो पैसे B के हो गए. अब जब B के पैसे हो गए तो B जैसे मर्जी स्पेंड करे, चाहे वो उसमें जिसकी मर्जी हेल्प करे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं हुआ कि जो सैलरी क्रेडिट हो रही है वो ब्राह्मणी ट्रांजैक्शन है, तो फिर प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाएगी. तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पहला ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो दूसरे ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं. जी सर. Thank you. So that is all with the query. As per the schedule, Mr. Vinod Parmar, Vice President of Gujarat Sales Tax Bar Association, was also due to give his concluding remarks, but he is not there in the chat box. If he is there, please write in the chat box. I am not able to find him. Parmar sir. But it was an excellent session from Ashwini Taneja sahab. Sir, on behalf of NSC, on behalf of Gujarat Sales Tax Bar Association, Punjab Tax Bar Association and Tax Advocate Association of Gujarat, we are really thankful to you for this excellent presentation. We would try to circulate the PPT as soon as possible to each and every group which we are in touch with. Thank you very much, all the delegates, to be part over here. And as Mr. Kansal said, that tomorrow is another nice lecture of Uchit Sheth, who is a young and dynamic lawyer practicing in Gujarat High Court. So please be there same time, same place on this webinar. Thank you very much. Kansal Sahab, if you can allow, should I end the meeting? Yes, sir. Yes, sir. Please. Thank you very much, all. Thank you. Yes, sir. Thank you, Ji. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.